दोस्तों ये जो औरत आप लोगों को दिख रही है इनका नाम है लक्ष्मी मीना। ये एक एम्बुलेंस में पेपर दे रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और बच्ची को जन्म देने के तुरंत बाद ही लगभग 14-15 घंटे बाद इनका पेपर था। तो ये अपना पेपर देने गई। एक बात जो इनके द्वारा बोली गई यार वो दिल छू गई। एक बार आप लोग ये बात जरूर सुनिएगा। अगले दिन पेपर था तो हम सुबह ही 7 बजे पेपर देने गए थे एम्बुलेंस से। इसका तो ये ख्याल आया कि यहाँ पर इतनी दूर धौलपुर से इतनी दूर एग्ज़ाम देने के लिए आए, अगर एग्ज़ाम ना देते तो एक साल खराब हो जाती। इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है जो आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। 400 किलोमीटर दूर ये अपना पेपर देने आई और इनको लगा कि यार पेपर नहीं दिया गया तो एक साल खराब हो जाएगी। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जब बच्चे को जन्म देती है तो उस टाइम पर कितना पेन होता है। सुनने में ये आता है कि ऐसा लगता है कि फिर से उसका जन्म होता है और उस पेन के साथ में यहाँ पर ये अपना पेपर देने जा रही हैं। और अच्छी बात यहाँ पर ये कि घर वाले कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। तो थम्स अप यार इस तरह का डेडिकेशन के लिए। आप लोगों को क्या लगता है अगर इस तरीके का डेडिकेशन आप लोगों के अंदर आ जाए तो क्या आप लोगों को आप लोगों का पेपर करने से क्लियर कोई रोक सकता है? यार हमेशा ना हम लोग खुद ही अपने रास्ते में जो है रोड़े अटकाए रखते हैं। हम लोग अपनी आदत की वजह से, अपने आलस की वजह से हमेशा अपने टारगेट से अपने आप को दूर रखते हैं। यकीन मानो या ना मानो यार, आज की डेट में आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन इस धरती पर कोई है तो वो आप लोग खुद हो। इस दुश्मन को जिस दिन आप लोगों ने अपना दोस्त बना लिया और आप लोगों ने बोला कि ये काम करना है तो करना है, और ये जो शरीर, ये जो दिमाग, ये जो आप लोगों की कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है बॉडी की, ये आप लोगों का साथ देना स्टार्ट कर दे तो कुछ भी आप लोग अचीव कर सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो ये रियलिटी में है। आप लोग इसको सोच कर देखिए 1 मिनट के लिए। तो सबसे पहले तो ये बताइए कैसा रहा आपका कल का दिन और आज का दिन आप लोग कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। कल के दिन को आप लोग कितने मार्क्स देंगे? अगर नहीं सोचा कैसा रहा तो वीडियो को पॉज कर एक बार सोचिए कि यार कल क्या क्या चीज़ ऐसी की जो कि अच्छी थी और क्या क्या चीज़ ऐसी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी, और क्या आगे उस चीज़ को रिपीट करना है। अगर हाँ अच्छी थी तो करिए और अगर ना बुरी थी तो उसको वहीं पर ही रोक दीजिए। पर लेकिन ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। आदत है अगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है पर दिमाग का करते रहो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं घूमने चले गए फालतू में बिना किसी बात के, बैठे हुए यूट्यूब पर वीडियो देखे जा रहे हैं बिना किसी बात के, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं बिना किसी बात के, तो उससे आप लोगों को बेसिकली थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा अगर आप लोग अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं। कौन यहाँ पर टाइम पर आया है? जिसने डिसाइड किया था टाइम पर आने की, क्या वो डिसाइड करे हुए टाइम पर आया है? क्या जो डिसाइड किया था वो सारी चीज़ें अचीव की हैं? अगर नहीं तो सॉरी लिखना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं और आप लोग ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो ये एक साधारण सा फंडा है यार। ज़िंदगी में अगर आप लोग अप्लाई कर लोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी आप लोग जीते हुए नजर आओगे। बोला गया कि पता है मैं हमेशा खुश क्यों रहता हूँ? क्योंकि मैं खुद के सिवा किसी और से कोई उम्मीद ही नहीं रखता या फिर रखती, दोनों बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर आप लोग इस दुनिया में किसी भी इंसान से उम्मीद करना छोड़ देंगे ना और वो आप लोगों के लिए जरा सा भी कुछ करेगा तो भाई साहब आप लोगों का जो दिन है वो बन जाएगा। पर लेकिन अगर सामने वाले से दुनिया भर की उम्मीद रखेंगे और वो जरा सा भी उसमें कुछ कमी कर देगा तो आप लोगों का दिन जो है वो बिगड़ जाएगा। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को अपना दिन बिगाड़ना है या फिर बनाना है। सारी उम्मीदें अपने आप से रखो। मुझे टाइम पर उठना है, खुद से उठना है। मुझे आज पूरा अपना दिन ढंग से यूटिलाइज करना है, खुद से करना है। ये नहीं कि मेरी जगह कोई और आकर पढ़ दे, मेरी जगह कोई और आकर आंसर प्रैक्टिस कर दे, मेरी जगह कोई और आकर जो है मेरी लिए एक्सरसाइज कर दे और मेरी बॉडी का वेट घट जाए। ये सारी चीज़ें आप लोग खुद ही करनी पड़ेंगी और यही एक तरीके से नेचर का नियम भी है। आप लोग इस शरीर को लेकर, अपनी इस बुद्धि को लेकर अगर ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो इसके अंदर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि शानदार तरीके से आप लोग इसको इस्तेमाल करो। और ज़िंदगी में एक ही मिला यार ये शरीर, दूसरा मिलने वाला भी नहीं है। तो इसको आलस में मत डालो, आलस में से निकाल कर इसको साइड में रखो। और घर में अपने मम्मी पापा को देखो, अपने बाबा दादी को देखो। आज की डेट में भी, इस एज में भी वो आप लोगों से अगर पहले उठ जाते हैं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग इतने यंग होकर इतनी लेट तक सोते हैं और सामने वाले इतने जल्दी उठकर खड़े हो जाते हैं। तो कुछ सीखो उनसे। दोस्तों ये सब सुना आप लोगों ने कि यार दिन बन गया। जी हाँ, आज दिन बनने वाला है। इतना शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, मजा आ जाएगा आप लोगों का। इसी के साथ में कुछ ऐसी गाइडलाइन जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रस्साकसी हो गई और हा हुल्ला भी हो गया, थोड़ी सी क्लैरिटी हम भी उसके ऊपर प्रोवाइड करा देते हैं। आखिर दायित्व है हमारा समाज में क्लैरिटी प्रोवाइड करके आना। बेसिकली हुआ क्या है, अभी आप लोगों को पता है गुलाबी जो है वो बंद हो गए हैं, गुलाबो बंद हो गई है, यानी कि 2000 के नोट बंद हो गए।
तो बोला ये गया कि ये 2000 के नोट जो बंद हो गए, अगर कोई भी इसको बैंक में लेके जाएगा तो पहले स्लिप भरी जाएगी, ये किया जाएगा, प्रूफ चाहिएगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें यहाँ पर बोलेगी। पर लेकिन अभी उन सारी बातों से यू टर्न मार लिया गया है। क्यों? क्योंकि जनता का रिएक्शन इतना भयानक है कि अभी आप लोगों को पता है 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे उस टाइम पर क्या किल्लतें जो है वो देखने को मिली थी। ठीक है, तो इसकी वजह से अभी जब यहाँ पर ये वाले नोट बंद हो रहे हैं, यानी कि जो 2000 वाले नोट बंद हो रहे हैं अभी यहाँ पर, तो इसको लेकर मुद्दा यहाँ पर यह है कि लिबरल हो गई है थोड़ी से आरबीआई भी, और यहाँ पर कह सकते हैं सरकार भी। और यहाँ पर कुछ आप लोगों के सामने ऐसी गाइडलाइन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए और दूसरों को भी आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू की इंस्ट्रक्शन की ऑल इट्स ब्रांचेज, मतलब एक तरीके से रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ 2000 नोट्स, यहाँ पे क्या क्या बातें हैं यहाँ पर कि कोई जो स्लिप भरनी होती है ना, जैसे आप लोग जाते हैं बैंक में नॉर्मली, तो यहाँ पर बोला गया कि कोई स्लिप नहीं भरनी है अगर 20,000 तक के आप लोग वन टाइम में एक्सचेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से, वरना बहुत सारे लोग जो लाइन में लगे हुए, पता चला वहाँ स्लिप भरने में दिमाग खराब हो रहा है। ठीक है, जाओ फटाफट चेंज करके आ जाओ यहाँ पर, बस ये चेक कर ले जो बैंक है कि नकली तो नहीं पकड़ा रहा कोई लाके। मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम हो गया, पहले सोने की करेंसी निकाली और फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं तो लोगों ने सोने की करेंसी चेंज कर दी दूसरी करेंसी से। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, बोला गया कि नो आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसको भी बात, उसके ऊपर काफ़ी हाहुल्ला हो रहा था कि आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसी का एक्सचेंज होगा। 2000 के नोट चाहिए उनको, वापस ले लो और क्या करना है तुमको। ठीक है, तो वही बात चल रही थी यहाँ पर कि कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगा। पता घर में पता चला किसी कोई औरत ने रख रखे हैं बेचारी ने, ठीक है, कोई बुजुर्ग इंसान है, अब वो आइडेंटिटी प्रूफ लेके वो लाइन में लगेंगे जाके, उनके घर में कोई अगर है नहीं, तो इसके बारे में बात की गई। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि मई 19 अनाउंस किया गया विड्रॉ करने के लिए 2000 की करेंसी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हुई ना जो मुझे देखने को मिला यहाँ पर, तो जिससे टाइम दिया गया यहाँ पर 3 सितंबर। ठीक है, तो ये एक तरीके से कई सारी हफरा थफरी लोगों के अंदर मची, उनको कलियों को तो लगने लगा फिर से नोटबंदी होगी और 2-2000 के नोट जो है बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, दुनिया भर के तो मुझे आ चुके हैं, लोग जो है उस पर इंस्टाग्राम पे सेंड कर रहे हैं, कोई कहीं लगा हुआ है, कई सारी वीडियोस आ रखी हैं जो अपनी जीमेल आईडी उसके ऊपर, मैंने कहा ये देखो क्या चल रहा है। तो ये सिचुएशन बन गई है देश के अंदर में, तो सरकार को भी समझ में आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवेलेबल जो बोल दिया था फैसिलिटी ऑफ जो एक्सचेंज विल बी अवेलेबल फ्रॉम 23 मई, अभी अवेलेबल भी नहीं हुई है। ठीक है, और लोग जो है संडे में भी बैंक के सामने जाकर खड़े हुए थे यहाँ पर, ये कई सारे लोग मैंने भी देखा, मेरे जो मोहल्ले में जो ब्रांच है वहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब संडे में खड़े हुए थे जाके। मैंने कहा बैंक तो यार बंद, फिर मुझे मिला बैंक तो यार बंद रहता है, फिर मुझे लगा अच्छा 2000 वाला ही चक्कर चल रहा है पर संडे था फिर भी, तो देखने को मिला मतलब भीड़ लगाए खड़े हैं, तो लोगों के अंदर में थोड़ा सा ना चीज़ों को लेके लोग पैनिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इस पैनिक से एक बात और याद आ गई मुझे, आप लोगों को पता है जो एपीएफसी का जब डेट आनी थी, नॉर्मली हमारे पास में कई सारी डेट थी उस टाइम पर। ठीक है, सब बोले थे कि जो सबसे लास्ट सबसे लेटेस्ट जो डेट होगी जब एपीएफसी का पेपर होगा, मतलब ईपीएफओ वाला, वो 2 जुलाई होगा। यूपीएससी ने ऐसी हरकतें नॉर्मली करती नहीं है, पर लेकिन पहली बार यूपीएससी ने ऐसी हरकतें करी कि उसने क्या किया कि 2 जुलाई को ही पेपर रख दिया, वरना सोच रहे थे या तो सितंबर में होगा या फिर अक्टूबर में होगा, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर जो एक पूरा एक प्लान बना रखा था, वो प्लान थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से था। मैंने कहा चलो आराम आराम से तसल्ली में सारी चीज़ें कवर कराएंगे। अभी कंडीशन क्या हो गई है, अभी कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि 2 जुलाई को पेपर आ गया और सारे सिलेबस कवर कराना है। तो पहले जो 4-4 क्लास चल रही थी वो 6-6 क्लास कर दी एप्लीकेशन के ऊपर। तो इस चीज़ को लेकर कई सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं क्योंकि बीच बीच में एक दिन 7 क्लास हो जा रही है। तो यार देखो, अगर चाहता जिस दिन उसकी डेट आई थी ना, मैं उसी दिन सारे टीचर्स को बोल के मैं कहता फटाफट अपने सारे लेक्चर जो है वो उनको मतलब एक तरीके से ना, मतलब कि जो हो गया बस उनको खत्म करो और बोल दो कि बच्चों को पूरा हो गया, फटाफट बहलाकर फुसलाकर। सब मैक्सिमम जहाँ पर भी कोर्स था सबने यही किया है। ठीक है, पर लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लेक्चर कम नहीं किए, लेक्चर बढ़ा दिए और टीचर को ये बोला कि जिस तरीके से बोला था उसी तरीके से उसको कंप्लीट करना कोर्स को। आप लोग जाकर देखना, इतने तसल्ली में सब्जेक्ट करा रखे हैं ना आप लोगों को, उसमें कोई ये कह नहीं सकता है कि आप लोग कहीं भी उसमें मार खा सकते हो, और वो चल रहे हैं। और मैंने बोला है कि जून के फर्स्ट वीक तक जो मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पीछे आप लोग समझ सकते हैं कितनी हिम्मत लग रही है इस चीज़ के पीछे। और एक बच्चा कह रहा है कि मतलब ये बोले कि सर सब्जेक्ट मतलब एक तरीके से कम लेक्चर हो रहे हैं, सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो रहे, तो समझ में भी आता है, मतलब इसलिए रो रहा है बच्चे कई सारे आके कह रहे हैं कि सर इतना कौन पढ़ाता है, मतलब मेरा अपना क्या जा रहा है यार, खुद बताओ। मैं बोल दूँ टीचर को कि मैंने कहा छोड़ो यार क्या कंप्लीट कराना है, हमारी थोड़ी ना गलती है, यूपीएससी ने खुद ही यहाँ पर ये ऐसी नोटंकी करी है। 2 जुलाई को पेपर आया, मैंने तसल्ली में सोचा था कि मैंने कहा एक सब्जेक्ट को इस तरीके से करा दूंगा कि सबका बेस क्लियर हो जाएगा, और उसी तरीके से करा रहे। तो बोला है मैंने कि जिस तारीख तक बोला है, तो यार देखो कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो उसको निभाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
तो यहाँ पर 1 जून तक मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। बच्चा कह रहा है पॉलिटी क्यों नहीं कर रहा, मैं पॉलिटी के भी लेक्चर लगा दूँ यार, पर दिक्कत वही हो रही है, वहाँ पर ऑलरेडी इतने लेक्चर चल रहे हैं। तो मैंने कहा पॉलिटी अगर मैं एक लेक्चर बाद में भी लेता रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको ज़्यादा लग रहा है पॉलिटी में दिक्कत हो रही है, तो मैक्सिमम पॉलिटी की लेक्चर ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, अगर आप लोगों को जल्दी भी करनी है। तो मेरा बेसिक पर्पज यार यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें अच्छे से हों, जितनी भी हो कम से कम एटलीस्ट। तो इसलिए मैंने बोला कि 1 जून तक आपके जो सही सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लेज हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया, मतलब जो ऐसे कि डिफरेंट है वो सारे मैक्सिमम आप लोग खत्म हो जाएंगे। पॉलिटी बचेगा, उसका एक लेक्चर में लाता रहूंगा, आराम से देखते रहना, उसको कंप्लीट कर लेंगे आराम से। पर छोड़ूंगा कुछ नहीं, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, एक भी चीज़ छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कवर करके जाएंगे, जितना बोला है उतना जरूर करके जाएंगे, ये बात आपको बोल रहा हूँ। तो जिनको यार थोड़ा सा लग रहा है ना वो चीज़, मतलब सोचो, प्रॉब्लम समझो यहाँ पर। वो टारगेट क्या था कि आराम से पेपर होगा, पर लेकिन डेट उन्होंने 2 जुलाई रख दी, तो उसमें आप गलती बताओ क्या है एक तरीके से, ठीक है। तो थोड़ी सी हिम्मत मारो यार आप लोग भी, और टाइम दिया भी जा रहा है इतना, वो भी इतनी तसल्ली में इतने सारे सब्जेक्ट को कवर करके, कहीं भी बता दो इतनी तसल्ली में कोई सब्जेक्ट कवर हुआ है इतने डिटेल में, इतने अच्छे से। देखो आप लोग जाकर इतने कम टाइम में डेली 6-6 7-7 क्लास लगाना, वो भी सिस्टमेटिक वे में, आसान काम नहीं है मेरे लिए, समझ रहे हैं आप लोग। मतलब सबको इस तरीके से मैनेज करके चलना, और प्रॉपर टेस्ट सीरीज, सारी की सारी फुल टेस्ट सीरीज लगवाई आप लोगों के लिए। एक भी टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं है जिसमें मैंने बोला कि चलो यार निपटा देते हैं कुछ कम क्वेश्चन देके, पूरी फुल टेस्ट सीरीज है सारी की सारी, किसी भी एक टेस्ट में आप लोग जाकर देख लो। तो ये चीज़ें टफ थी, आसान नहीं थी। और जिसको लग रहा है कि सर ये तो चीज़ें अभी कंप्लीट हो रही हैं, अभी आप लोगों को वो भी बोल दिया मैंने कि चलो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, किसी को लग रहा है कि चलो यार मतलब एक तरीके से ना कम टाइम मिला है। अगर आप लोग चाहते हैं सेम, आप लोग अगर चाहते हैं सीडीएस में ऐड होना, तो वहाँ पर कंप्लीट ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगी आप लोगों की, जो इसमें नहीं थी। इसी के साथ में आप लोगों की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी, जो इसके सिलेबस में नहीं थी। उसमें ओनली आप लोगों को पूरा का पूरा पैसा उसमें ऐड हो जाएगा, जो आप लोगों का एपीएफसी वाला था। अगर सीडीएस में ऐड करना है, ओनली 1500 आप लोगों को वो करने हैं, पूरा 9 महीने का कोर्स आप लोगों को मिलेगा। जिसको इससे दिक्कत लग रही है, और जिसको इससे भी दिक्कत लग रही है, वो यूपीएससी का ज्वाइन कर सकता है। सारी एपीएफसी की फीस उसमें इंक्लूड करा दी मैंने बोला कि यार छोड़ो, जिसको ये समझेंगे, हमने एपीएफसी का बैच जो है वो फ्री में निकला। तो जिसने ज्वाइन कर लिया एपीएफसी वाला बैच, ईपीएफओ वाला बैच, उसकी एक भी पैसा, उसका सारा का सारा पैसा जो है वो उसमें ट्रांसफर करा दिया यूपीएससी वाले बैच में। ये सारी चीज़ें सोच समझ के कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें कम से कम उसको ऐसे मत बोलो यार, मतलब समझने की कोशिश करो उस चीज़ को। मतलब समझ रहे हो कि मैंने कहा चलो ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स फ्री कर दो। जो यूपीएससी का ज्वाइन करना चाह रहा है, उसके पीछे रीज़न था, मैंने कहा कि कम से कम जो ढंग से तैयारी करना चाह रहा है उसको सारी चीज़ें मिल जाए अब, ठीक है। तो ये आप लोग मतलब उसमें तो पॉजिटिव कमेंट करो यार, उन चीज़ों का अप्रिशिएट करने से तो गए, उसमें ये कह रहे हो, मतलब अच्छी बात नहीं होती यार ये, ठीक है। चलिए ठीक है, जो भी है, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो बताया करो, हेल्प चैट पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग जाकर। अगर बात करनी हो तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर भी मिल जाएगा, आप लोग जो बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है। वैसे बता दिया मैंने, ज़्यादा परेशान मत होना। मैक्सिमम आप लोगों का 1 जून तक जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत बचेगा, जैसे पॉलिटी, उसको आराम से पढ़ते रहेंगे। और बाकी इसके बाद में कोर्स कंप्लीट होती है, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, प्रैक्टिस चलेगी। जिसको नहीं करनी होगी वो एक अलग बात है, पर प्रैक्टिस के लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे फिर, जो भी आप लोगों के जो भी पेपर के हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रही। बोला था मैंने बहुत तसल्ली में प्लान बनाया था इस कोर्स को ना, एक इस तरीके से खत्म करने का प्लान था। यूपीएससी ने धोखा दे दिया बस, ठीक है। नॉर्मल यूपीएससी करता नहीं है, पर इस पेपर के साथ में उसने बहुत ही गंदी हरकतें की है। आप लोग देखना सीडीएस और यूपीएससी वाला जो कोर्स है ना, उसमें देखना और कहीं उंगली रख के दिखाना मुझे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सीडीएस की कुछ क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये क्लास जो सीडीएस की हैं ये आज से स्टार्ट हो रही है, जैसा मैंने बताया था। पर याद रखना, ये जो अभी पेपर आने वाला ना, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि 9 महीने के लिए लेकर चल रहा हूँ मैं इसको कोर्स को, क्योंकि मैं चाहता तो 3 महीने में फिर वही नौटंकी होती जो अभी एपीएफसी वाले में हुई है। तो 9 महीने के लिए लेकर चला जा रहा है इसको। तो यार ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें होती है, सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी, ठीक है। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, 2 जुलाई में बताओ क्या कर लेता, अब सारी चीज़ें खत्म। पर फिर भी की, मैंने कहा कि सर सारे टीचर को लगा के मैंने कहा करते हैं यार, अच्छे से करते हैं, जैसे प्लान किया था ऐसे ही। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए जो भी है, बाकी यहाँ से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और अपने जो बेसिकली करेंसी उसको आराम से चेंज करिए, टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा, ठीक है ना दोस्तों। कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ आर्टिकल इंटरेस्टिंग होते हैं, और कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट भी और इंटरेस्टिंग भी होते हैं। ये उन्हीं में से एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है, कई सारी बातें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कुछ बैकग्राउंड बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक है आप लोग जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं उसके साथ में आप लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव ऐसे होते हैं जो कि कई बार लोगों को परेशान कर देते हैं। तो ये उन्हीं में से एक है जिसको लेकर लोग जो हैं परेशान हो गए। और बात की जा रही है हमारे एक बहुत ही प्यारे से रीजन जो कि नॉर्थ ईस्ट से आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से बिलोंग करता है। ये है अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है हमारे देश का जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री ये टच करता है एक साथ 3 देश के साथ में। मेरा मन तो कभी कभी बोलता है कि 4 देश बोल दूं, ठीक है तिब्बत को अलग देश बना दूं तिब्बत के साथ में, चाइना के साथ में, भूटान के साथ में और म्यांमार के साथ में। तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। और अपने देश के साथ में अगर बात करें तो 2 राज्यों के साथ में बाउंड्री टच करता है, एक है नागालैंड और दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा आसाम। तो इसी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड आप लोगों के पास्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर आप लोगों को याद होगा। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे एक आधी चीज़ें तो मैं भी याद दिलाता चलूँगा आप लोगों को, ताकि कुछ चीज़ें आप लोग रिवाइज भी करते रहें। पहले मुद्दा क्या है उसको पकड़ते हैं और फिर उसके बाद में बेसिक और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को पकड़ते हैं। मुद्दा अभी ये है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में NTCA बोलते हैं, उसने बोला कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश के अंदर में उसको नोटिफाइड टाइगर रिजर्व जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए। देखो, जब भी किसी चीज़ को कोई रिजर्व डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके जो अधिकार हैं वो कहीं ना कहीं कम होते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। उनको एंट्री करना, वहाँ से रिसोर्सेज निकाल कर लेकर आना, यानी कि उनका जो डे बाय डे का जो जीवन यापन वाला उनका जो एक प्रोसीजर चल रहा होता है वो आप लोगों को जो है काफ़ी डाउन और एक तरीके से कम होता हुआ नजर आएगा। उनकी रियल लाइफ जो जी रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, उस पर इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। और ये यहाँ पर पड़ रहा है एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर में, और वो ट्राइबल कम्युनिटी क्या है, वो है मिसमी। मैं कह रहा हूँ मिसमी, ठीक है, मुझे मिस किया करो जब मैं पढ़ाता नहीं हूँ कि काश सर पढ़ा रहे होते अभी हैं मतलब ये एक तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी का नाम आप लोगों को याद रखना है कि मिसमी ट्राइबल कम्युनिटी एक ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि इदू मिसमी आप लोग इसको बोल सकते हैं। और ये जो यहाँ पर मिसमी ग्रुप है उसका एक पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश के पास में आप लोग खासकर तिब्बत के साथ भी जो आप लोगों को एरिया यहाँ पर कनेक्टेड आप लोगों को नजर आएगा। जैसे अभी मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन, तो यहाँ पर ये तिब्बत जो लिख दिया, मतलब मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने कहा तिब्बत लिख रहा है, कम से कम ये अच्छा लगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ जल्दी से जल्दी ना तिब्बत तो ये यहाँ पर एक नया देश बने, ठीक है। और ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये अंडर आए, चलो पाकिस्तान भी ना आए एक बार को, पर ये वाला रीजन कम से कम अपना मैप जो है वो कंप्लीट हो जाए जल्दी से जल्दी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ध्वस्त हो जाए जब आएगा ज़िंदगी जीने का मजा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में हमारी डायरेक्ट जो बाउंड्री है वो भी हम लोग एक्सेस कर पाएंगे आराम से, और इसका बहुत अच्छा एक मौका आप लोग बोल सकते हैं कि इसके थ्रू हम लोग आसानी से जब हमारा ये लैंड इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा अफगानिस्तान के, तो आप लोग समझ सकते हैं डायरेक्ट हमको एक रास्ता मिल जाएगा सेंट्रल एशिया में जाने का, जहां पर चाइना का बहुत बड़ा दबदबा है। और ये सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन है भाई साहब, रिसोर्स से भरा हुआ रीजन है यहाँ पर ये। तो ये हमारे लिए एक ऐसा आप लोग एक बोल सकते हैं एक एंट्री पॉइंट होगा जो कि आने वाले टाइम पे हम लोग को बहुत ही अच्छे लेवल पर फायदा पहुंचाने वाला है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप लोगों को कम से कम बैकग्राउंड में पता होना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर अभी आप लोगों ने देखा होगा अफगानिस्तान में तालिबान आज की डेट में रूल कर रहा है, तालिबान रूल कर रहा है और उसके चलते चलते भी हमारे रिलेशन जो है वो अफगानिस्तान के साथ में सही है। वरना हमारी एक टाइम पर पॉलिसी ये थी कि किसी भी तालिबान टेररिस्ट ग्रुप के साथ में हम लोग अपने संबंध स्थापित नहीं करेंगे। जब हामिद करजाई की गवर्नमेंट थी यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर में, हमने सख्त तरीके से बोल दिया था कि तालिबान के साथ में हम लोग जो रिलेशन नहीं रखेंगे। पर जब यूएसए ही जो है वो नहीं कहते एक तरीके से, यूएसए नहीं वो नहीं गाँव में कहते हैं जुआ गिर दिया, मतलब एक तरीके से कंधे का भार नीचे डाल दिया कि वैसा मेरे बस की नहीं है। तो यहाँ पर अब हमारा तो मजबूरी बन गया। फिर उधर से रसिया ने बोल दिया जय हो मतलब तालिबान जी की, उधर से चाइना तो पूरा ही वो नहीं दिया थाली प्लेट में लेके आरती उतारने के लिए आ गया तालिबान की। तो यहाँ पर फिर हम ही क्या करते, फिर हमने भी एक्सेप्ट कर लिया, फिर हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गए, मतलब तुम ये करोगे तो हम कुछ और करेंगे। हमने क्या किया, तालिबान के जो उनके लीडर हैं उनको ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, हम तुमको सिखाएंगे कि तुमको पॉलिटिक्स कैसे करनी है, तो आओ हमारे देश में। तो जितने भी ये हैं इनके लिए हम लोगों ने ऐसी अरेंजमेंट की कि हमारे जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वो उनको ट्रेन कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं कि वैसा पॉलिटिक्स ऐसे खेलते हैं, हम सिखाएंगे तुमको। चाणक्य साहब हमारे देश में कैसी पॉलिटिक्स खिलाया करते थे, यानी कि हम पॉलिटिकल गुरु हैं दुनिया में, ये अब हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू भी देखने को मिला था, अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊं, ये आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुनी भी होगी। तालिबान का जो एम्बेसडर है, सॉरी अफगानिस्तान का बोलना पड़ेगा, तालिबान नहीं, क्योंकि वो भी अफगानिस्तान का एम्बेसडर था। अफगानिस्तान का जो एम्बेसडर है वो हमारे देश में है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो एम्बेसडर है वो आज की डेट में अफगानिस्तान के अंदर में आप लोगों को जैसे देखने को मिलता है। तो जो अफगानिस्तान का एम्बेसडर हमारे देश में है वो एम्बेसडर है जो पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा बैठाया गया था। जब से तालिबान आया तब से वो एम्बेसडर जो है वो चेंज नहीं हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अभी तालिबान ने बोला
कि हम अपना एम्बेसडर जो है वो तुम्हारे देश में भेज रहे हैं और ये एम्बेसडर उससे रिप्लेस करना है उसको। तो जो हमारे देश की एम्बेसी में जो एम्बेसडर बैठा है वो पता क्या कह रहा है वो कह रहा है कि मैं नहीं जानेगा, मैं नहीं मानता तालिबान को। मतलब बिल्कुल ऐसे ही आप लोग कल को एक फॉरेन ऑफिसर बनो, आप लोगों की पोस्टिंग जो है मान लीजिए हो गई कहाँ पर, जापान के अंदर में, और जापान में जाकर आप लोगों को इतना मजा आने लगे कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी पहले, मान लीजिए आज के डेट में ए गवर्नमेंट है, कल को चलकर कोई बी गवर्नमेंट आ गई, तो यहाँ पर ये ए गवर्नमेंट चली गई, उसने स्टैब्लिश किया था यहाँ पर इसको, बी आ गई, वो अपना बंदा कोई भेजेगी, तो बी ये कहेगा नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, मैं नहीं आ रहा, ठीक है, मैं नहीं मान रहा इस गवर्नमेंट को। तो समझे इसका क्या मतलब होगा। हमारे सामने दुविधा क्या है, हमारे सामने दुविधा यह है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसका एम्बेसडर है, चलो सही है, काम चल रहा है, मानने के लिए सही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने भेजा था वो ये यार अब तक। अब अगर कल को तालिबान का एम्बेसडर अगर हमारे देश में आता है, आप लोग खुद सोचो, इसका मतलब ये कि हम लोगों ने टेररिस्ट ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया है, तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया एक टेररिस्ट ग्रुप को, जो हम कहते हैं ना कि हम टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ यहाँ पर देखने को मिलता है कि हम लोग टेररिस्ट ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम अपना एम्बेसडर भेजो और हम तुम्हारे साथ में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्या होता है एम्बेसडर का मतलब, किसी देश के साथ में जब कॉन्टैक्ट ब्रेक करने होते हैं तो सबसे पहले एम्बेसडर को बुलाते हैं, ठीक है। देखा अभी क्या क्या चल रहा था यहाँ पर, रशिया और यूक्रेन के बीच में सारी चीजें चल रही थी, उसकी वजह से कई सारे देशों के एम्बेसडर इधर उधर हो गए। तो यही रहता है। तो अगर अफगानिस्तान का एम्बेसडर हमारे देश में आता है भी तालिबान की साइड से, तो ये माना जाएगा कि हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये पूरा खेला चल रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकल के आ गया। पर वही है कि तालाब में आप लोग कंकड़ फेंको तो तालाब का पानी जो है वो हिलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है, सारा। पर लेकिन थोड़े टाइम के बाद में वो शांत हो जाता है कि जैसे कोई कंकड़ पड़ी नहीं थी। तो अभी ये हिलने वाला काम चल रहा है। अभी जैसे जैसे चीज़ें वो नहीं हिलूंगा नहीं ढिलूंगा नहीं खत्म हो जाएंगी, फिर चीज़ें आप लोगों को शांत होती हुई नजर आएगी। तो इसलिए यहाँ पर अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए अभी चाइना ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर में। और जब चाइना इन्वेस्टमेंट करता है इसमें सीधा सीधा वो क्या करता है, अपनी फोर्सेस को भी वहाँ पर उतारता है। और जब चाइना फोर्सेस को उतारता है तो ये एक अलग इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। वो एक डायरेक्ट वे में वहाँ पर अपना एक इस्टेब्लिशमेंट बेस बनाना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से चाइना नेक्स्ट लेवल पर खेलता है। एक टाइम था ये जो अफगानिस्तान था वो रसिया के कंट्रोल में हुआ करता था, ठीक है। फिर रसिया वहाँ से निकला, ये यूएसए के कंट्रोल में आ गया, ठीक है। उन्हीं है थनोवेट्स बनने में वो कहता है उसने डॉक्टर जी ने छोड़ा हमने लपक लिया, हमने छोड़ा आप लपक लीजिएगा। तो वही वाली बात है, रसिया ने छोड़ा यूएसए ने लपक लिया, यूएसए ने छोड़ा तो चाइना लपकने जा रहा है, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर अफगानिस्तान की देखने को मिलेगी। पर हमारे रिलेशन अच्छे इसलिए नहीं हो पाते हैं, बीच में पाकिस्तान पड़ जा रहा है। तो अगर ये रीजन हमारे कंट्रोल में आ जाता है तो सोचो एक सिनेरियो जो है वो चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। तो टॉपिक कुछ और था, पर लेकिन ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे कि आप लोग जब चीज़ों को सुनोगे समझोगे कि कहीं पर क्या हो रहा है, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप होनी चाहिए। एक पोस्ट पर जाकर बैठोगे ना कल एक ऑफिसर बनकर, तो इतना कम से कम ऑफिसर को समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, वरना कोई भी फुद्दू काट के चला जाएगा, ठीक है। तो ये माइंड में क्लैरिटी आई यहाँ तक, या कोई डाउट है तो बताना जरूर। इसी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें और जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे मिसमी ग्रुप तो आप लोगों को पता बता ही दिया मैंने कि मुझे मिसमी ग्रुप ऐसे याद रख लेना, आई मिसमी, ठीक है। तो इंदु मिसमी। तो यहाँ पर दो और ग्रुप हैं, एक का नाम है यहाँ पर बेसिकली डिगारू और दूसरे का नाम है यहाँ पर मीजू, ठीक है। तो ये आप लोगों से कई बार ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो मैच करने के लिए भी कई बार आप लोगों से पूछी जाती है, तो पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे अगर लोकेशन आप लोग एग्जैक्टली देखना चाहते हैं तो ये मैप जो है बड़ी ही प्यार से यहाँ पर ये लोकेशन आप लोगों को दिखा पा रहा है, बिल्कुल सटीक तरीके से आप लोग को उस एरिया के बारे में बता भी पा रहे हैं। यहाँ पर समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये हो गया बेसिक मिसमी हिल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो इस तरीके से कई बार आप लोगों से जो पर्टिकुलर न्यूज़ पॉलिटिकल रहती है, कोई और मुद्दा रहता है, पर बैकग्राउंड में आप लोगों से उसकी क्या पूछ ली जाती है, फिजिकल लोकेशन उसकी पूछ ली जाती है आप लोगों से। तो यहाँ पर जो इंदु मिसमी प्राइमरली जो है वो मिसमी हिल में रहते हैं। और ये जो मिसमी हिल है ये लोकेशन एक ऐसी जगह है जो कि कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं तिब्बत के साथ में बॉर्डर टच करता है। और इसी पर्टिकुलर रीजन को जब आगे आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिबांग वैली या फिर लोअर दिबांग वैली आप लोगों को और अपर दिबांग वैली और लोहित रीजन जो है ये सारे रीजन में फैला हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ये लोकल एरिया के नाम है। ये जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम लोग इंदु मिसमी बोलते हैं, इदु मिसमी, ठीक है। और क्यों बता रहा हूँ ये फालतू की बात, ये फालतू की बात इसलिए बता रहा हूँ जिसको फालतू की लग रही है, ये कंसिडर की जाती है यूनेस्को के द्वारा इंडेंजर्ड ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है। तो इसलिए यहाँ से अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले जाए, जब यूनेस्को तक रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंडेंजर्ड ये लैंग्वेज है, तो आप लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेगा कोई, ये बता दो आप लोग, है कि नहीं। तो इसलिए कहता हूँ कि जो भी चीज़ को पढ़ो ऐसे पढ़ो कि उसका बाल की खाल निकाल लो, वो कहे कि भाई साहब गलत इंसान के हाथ में पड़ गए हैं, ठीक है। अभी चलते हैं आगे।
अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, जियो पोलिटिकल सिचुएशन पढ़ा दी इस पर्टिकुलर रीजन को लेकर। मैंने आप लोगों को इंडिया के अंदर में जो पर्टिकुलर लोकेशन है उसमें इद्दू जो मिसमी ट्राइबल कम्युनिटी है उसके बारे में बता दिया। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के तीसरे फेज की ओर चलते हैं, और ये तीसरा फेज क्या है, यह है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसके ऊपर ये सारी बातें हो रही हैं। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पहले तो यही पता चल गया आप लोगों को कहाँ पर है, बड़े ही प्यारा सा राज्य है हमारे देश का, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर देखने को मिलेगा। मैं एक दिन जरूर घूमने जाऊँगा, बताऊँगा जरूर आप लोगों को, ठीक है। मैंने लिस्ट बना रखी है, जिस दिन मेरा मौका मिलेगा ना मैं उड़ जाऊंगा किसी के हाथ नहीं लगूंगा, इतनी जगह घूम के आऊँगा। तो यहाँ पर अरुणाचल मतलब नॉर्थ ईस्ट में घूमने का बहुत ही मन है यार मेरा, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट वाले देख रहे हो बता देना, ठीक है, मुझे अपने अपने एड्रेस सेंड कर देना सारे क्योंकि होटल का खर्चा नहीं करना है मुझे, ओके। मैं नेचुरल वे में रहना चाहता हूँ। अगर बात करें यहाँ पर, तो ये वन ऑफ द 8 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट में, उसमें से आप लोगों को एक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, और ये ईस्टर्न हिमालयन जो रीजन है वहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा ये पर्टिकुलर लोकेशन, जिसका नाम है दिबांग। इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोगों के मन में ये आना चाहिए, जैसे कि आपका नाम जो है वो आपका नाम किसने रखा घर पे, बताओ आपका घर पे नाम किसने रखा, पूछा कभी घर वालों से। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरा नाम इतना गंदा है, मतलब पता नहीं कुछ नाम था उसका, उसने मतलब मैं लेना नहीं चाह रहा जानबूझ के कह रहा है कि सर मुझे घर वालों पे गुस्सा आता है कई बार, सब मेरे दोस्त पूछते हैं तो मुझे मजाक उड़ाते हैं। तो पूछना कि आपका नाम किसने रखा, तो जब भी किसी लोकेशन का नाम रखा है मतलब सोचा करो कि क्यों रखा गया, क्यों किसी रीजन की वजह से रखा होगा ना। जी हाँ, ये जो दिबांग नाम रखा गया, यहाँ पर एक दिबांग रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये जो दिबांग रिवर है, ये पर्टिकुलर रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो नॉर्थ ईस्ट में दिबांग रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर, उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूं कि कोई ना कोई रीजन होता है जब आप लोग बात करते हैं। इसी के साथ में सटा हुआ एक नेशनल पार्क है, अगर वो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे किसके बारे में बात की जा रही है, वो है मोलिंग नेशनल पार्क, ठीक है। समझ में आ रहा क्या बोला मैंने, बोला मोलिंग नेशनल पार्क। तो आप लोग यहाँ पर मोलिंग नेशनल पार्क के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 1980s में स्टैब्लिश किया गया था यहाँ पर, ठीक है। लेटर इन 1988 एज पर द गाइडलाइन यूनेस्को, ठीक है, बिकम द पार्ट ऑफ दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बन गया, और ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आता है आज की डेट में। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, रिच बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब मैं बायोडाइवर्सिटी बोलता हूँ इंग्लिश में इसका मतलब होता है हिंदी में जैविक विविधता, जैव विविधता नहीं बोलते हैं, तो उसका रीजन यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट इतना खूबसूरत है यार, मतलब सुनकर प्यार हो जाता है मुझे कई बार इस पर्टिकुलर एरिया से। आप लोग खुद देखिए यहाँ पर, मतलब आप लोगों को पूरा हरा भरा रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्रोटेक्टेड एरिया कई सारे हैं यहाँ पर, अगर बात की जाए जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्या है, पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर ही है। इसी के साथ में नाम धप्पा नेशनल पार्क, जो मैंने कहा था ना कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो नाम धप्पा नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया था। यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन उठा के देखना, और अभी पहले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेती है, फिर उसकी पूंछ बन के पीछे पीछे स्टेट पीसीएस आते हैं। अभी रिसेंटली 2-3 स्टेट पीसीएस में लगातार नाम धप्पा नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछा गया। यानी कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, स्टेट पीसीएस में आप लोग टॉप कर जाओगे। याद है अर्नब की जो रैंक थी उसमें यूपीएससी के अंदर में, वो एक्सटेंडेड लिस्ट में आई थी, जो रिजर्व लिस्ट होती है उसमें, और वो बंदे ने मतलब टॉप 20 में रैंक लेकर आ गया स्टेट पीसीएस के अंदर, यूपी के अंदर में। तो अगर आप लोग रियलिटी में स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग यूपीएससी के लिए तैयारी करो, ताकि स्टेट पीसीएस डायरेक्ट आप लोगों की झोली में आकर गिरे, वो भी टॉप रैंक के साथ में। पर लेकिन अगर आप लोग सोचते रहोगे कि हाँ बस यूपी पीसीएस या उड़ीसा पीसीएस या बिहार पीसीएस या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड, मतलब आप लोग स्टेट के लेवल पर ही सोचते रहोगे, तो आप लोग उसी लेवल पर कॉम्पिटिशन में। पर सोचो आप लोग स्टेट के कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे और वो भी स्टेट पीसीएस देंगे, तो उनके सामने आप लोग की फाइट जो है वो काफ़ी लो हो जाती है। तो इसलिए मैं आप लोग कहता हूं कि आप लोग अपनी फाइट को बढ़ाओ, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा सा अलग लेवल पर लेकर चलो, ठीक है। मोलिंग नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कमलांग जो नेशनल पार्क, सॉरी ये नेशनल पार्क हो गया, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, और इसी के साथ में यहाँ पर ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये सारा का सारा जो माल पानी है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ये बड़ा ही प्यारा सा एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, और बन सकता है तो हम बना के भी लाए हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो इसको। इद्दू मिसमी, ये आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, बेसिकली इद्दू मिसमिस, तो यहाँ पर ये बताना है कि ये पर्टिकुलर इसके साथ में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोला है कि सब ट्राइब ऑफ द लार्ज मिसमी ग्रुप, ठीक है। अदर क्या है, अदर आप लोग यहाँ पर मिसमी ग्रुप, जिसको बोला गया यहाँ पर 2 नाम आप लोगों के सामने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। एक का नाम है दिगारू और दूसरे का नाम है मिजू, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नाइबर बर्मा, ठीक है। लैंग्वेज जो है इद्दू मिसमी वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, कहां पर, यूनेस्को के द्वारा। आप लोग देखो यहाँ पर बड़े ही स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज कर दिया गया है, ठीक है।
मतलब यहाँ पर जो इदू मिसमिस है यहाँ पर ये, इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहाँ पर मैंने क्या बोला था, तिब्बत के साथ में कनेक्टेड कर रहे हैं, पर यहाँ पर क्या लिख दिया, बर्मा। बर्मा लिखा गया, ना कि म्यांमार, ताकि लोग वैसे भी कंफ्यूज हो जाएं। तो यूपीएससी इस तरीके से आप लोगों के साथ में खेलता है। तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये बताना है, तो सीधी सीधी बात है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था ये तिब्बतन एरिया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि टॉपिक को तैयार करना आप लोगों को इस तरीके से है, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे भाई साहब उसको पटक पटक के मारे एग्जाम के अंदर में। तो हो गया टॉपिक तैयार। कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर भी हो किसी भी तरीके का तो मुझे बता दो, फिर उसको दूर कर देंगे। और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो भाई साहब फीडबैक दे दिया करो, क्या दिक्कत है इसमें ये बता दिया करो, ताकि आगे आने वाले टाइम में दिक्कत को सुधारा जा सके। ठीक है, तो बताना जरूर, फीडबैक लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं कि हाँ सर ये दिक्कत आ रही है, फिर उसको आगे काउंट कर लेंगे। ओके दोस्तों, ये एक ऐसा आर्टिकल है जो लोगों को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। दो पार्ट मतलब कुछ बोलते हैं ये सही है, कुछ बोलते हैं ये गलत है। और ये एक ऐसा भी टॉपिक है, अगर आप लोग यहाँ पर यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाते हैं या फिर स्टेट पीसीएस का, तो वहाँ पर इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है। तो बड़े ही शानदार तरीके से पूरा आर्टिकल डिस्कस करूंगा। बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन है इसके अंदर में, जैसे कि पॉलिटी का कुछ पोर्शन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और किस तरीके से देश के बाहर बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि हमारे देश में क्या होना चाहिए। तो ये भी एक मुद्दा मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। यानी कि ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों के चक्षु खोल कर रख देगा। इस तरीके से मैं इसको डिस्कस करूँगा। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें जो हैं आप लोगों को जानने को मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अच्छा, आप लोग कोई ऐसी कल्चर है जो बहुत लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे हो, और कोई इमीडिएटली आकर बोल दे आप लोगों को कि इसको रोकना है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि पुरानी कल्चर है, इसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही थी समाज के अंदर में, जैसे सती प्रथा है हम लोगों ने रोक दी, तो वो गलत थी, चलो हम लोगों ने रोक दी। तो यहाँ पर अभी मैं बात करूँगा जल्लीकट्टू के बारे में। जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग फेस्टिवल आप लोग बोल सकते हैं। बुल टेमिंग यानी कि बुल की जो ये ठाठ होती है, इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पर जो सिक्का बंधा होता है बेसिकली उसको निकालने की कोशिश की जाती है। मतलब एक पूरा एक गेम की तरीके से इसको खेला जाता है। ये जान, एक तरीके से जान को खतरे में डालने वाली भी बात है। कई बार सांड जो होता है वो इंसान को मार देता है, कई बार इंसान जो होता है सांड की दुर्गति कर देते हैं, उसकी वजह से बैल यानी कि सांड की जान चली जाती है। तो ये चीज़ें गलत भी हैं अगर उस तरीके से देखा जाए। पर लेकिन अगर मैं दूसरा एंगल आप लोगों को बताऊं कि ये जो आज की डेट में हम लोग जिस बैल को यहाँ पर देख रहे हैं, जिस सांड को यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारे समाज में इसीलिए आज की डेट में जिंदा है क्योंकि इस गेम में यूज़ किया जाता है। अगर इस गेम में यूज़ नहीं किया जाए तो फिर इस सांड को कोई रखने वाला है नहीं है, इनकी प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो आप लोग क्या लगेगा? पहला बात सुनने के बाद में आप लोग बोल सकते हैं यार गलत है, इंसानों की भी जान जा रही है, सांड की भी जान जा रही है। पर लेकिन इस कल्चर के पार्ट होने की वजह से इस सांड का अस्तित्व है। अगर ये मैं आप लोगों को बोलने लगूँ तो फिर आप लोगों को क्या लगेगा कि हाँ यार चलो खेल हो रहा है, सही है, पुराने टाइम पर भी लोग खेल खेला करते थे, कोई नहीं थोड़ी बहुत चोट लगती है, पर कम से कम इस बहाने से ये एक प्रजाति तो जिंदा है। अगर ऐसा बोला जाए तो क्या होगा? अगर मैं बोलूँ कि एक ऐसी कल्चर का पार्ट है जिसमें हमारा संविधान भी बोलता है कि आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो, तो इसके चलते यहाँ पर पूरा आर्टिकल है ये। और जो पीटा है इसको तो पिटाई हो मतलब हालांकि बोलना नहीं चाहिए, इसको पीटो। पता है क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पीटा इंडिया लगा दिया, ये मेनली ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की है, जिसको बोलते हैं पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। यानी कि ये कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनके साथ में एक एथिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, यानी कि एक उनके साथ में एक जीवन है उनके अंदर भी वो वाला ट्रीटमेंट होना चाहिए। अच्छी बात है यार, चलो हम मान लेते हैं कि ट्रीटमेंट होना चाहिए। पर लेकिन ये मेनली फोकस ये करते हैं कि उस कंट्री के अंदर में ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं जिस कंट्री में ज़्यादातर डाइवर्स सोसाइटी है। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी है, तो यहाँ पर ये पीटा का झंडा लेकर तहराने आ जाते हैं। आप लोगों को पता है कि यूएसए जैसी या यूरोपियन जैसी कंट्री में सबसे ज़्यादा जानवरों का मांस खाया जाता है। वहाँ पर इनकी हा हुल्ला करने वाली इतनी चीज़ें काम नहीं करती। पर हमारे देश में हो अगर कल्चर के बारे में, तो इस पे ये बोल रहे हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जल्लीकट्टू को अपहेल्ड कर दिया। यानी कि जो अभी यहाँ पर जो राज्य थे जिन्होंने इसको लेकर कानून बनाया था कि जल्लीकट्टू बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा, तो यहाँ पर पीटा ये बोल रहा है कि हम कुछ और सॉल्यूशन देखेंगे इस गेम को बंद कराने के लिए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से ये जानवरों के नाम पर आप लोग बोल सकते हैं कि लोगों की भावनाओं से भी खेलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब जल्लीकट्टू को बंद करने की बात की थी, आप लोगों को याद होगा पूरे तमिलनाडु के अंदर में किस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि लोग इसको बहुत ही अंदर तक कनेक्ट करके देख सकते हैं, हमारी कल्चर का पार्ट है। और पीटा एक यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर वो कहती है कि जानवरों के खिलाफ काम हो रहा है। मतलब ये एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि दोगलापन है भाई ठीक है, तो ये दोगलेपन वाली बात निकल कर आती है। तो आप लोग किस साइड में हैं आप लोग ये बताइए।
तो यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक तरीके से तमिलनाडु ने, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने अभी अमेंडमेंट किया था, क्योंकि ये एक गेम नहीं है यहाँ पर। ये आप लोगों को याद होगा, जल्लीकट्टू के साथ में कंबाला भी आप लोगों ने सुना होगा, इसी के साथ में ब्लू कार्ट जो रेसिंग की भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो ये सारे के सारे कल्चर का पार्ट है, कहीं ना कहीं आप लोग इसको ऐसा बोल सकते हो। और जब भी मैं आप लोगों से बोलता हूं कि ये कल्चर का पार्ट है हमारा, तो ये डायरेक्ट आप लोगों का संविधान के अंदर में मेंशन है। कल्चर और एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आप लोगों को ये फंडामेंटल राइट देते हैं। तो यहां पर पूरा मुद्दा यहां पर यह कि इंसानों के फंडामेंटल राइट के जब अधिकारों के बारे में बात की जाए, या फिर जानवरों की जान के बारे में बात की जाए, पर लेकिन जानवरों की जान चलो बचा ली, इस खेल में नहीं उनको मरने दिया, इसके बाद में उनको कोई रखेगा नहीं, उनको सब उसमें नहीं पैट में कटवा देंगे जहां जानवर कटते हैं कि इनका कुछ काम नहीं है, कटवा दो। हजारों लाखों जानवर कटते हैं डेली, तो ये भी कट जाएंगे उसमें जाके। तो वो ज्यादा सही है या फिर ये ज्यादा सही है? तो इसी के बीच की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कल्चर के राइट को जो है अपहेल्ड करते हैं, क्योंकि इसके चक्कर में इनको बहुत ही अच्छी डाइट मिलती है, इनको अच्छे से रखा जाता है, स्टार्टिंग से इनको गेम के टाइम पर थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वरना बिल्कुल ऐसी है। अगर आप लोग कुछ राज्य में कुछ ऐसे एरिया है जहां पर झोटे नहीं होते, जो बुग्गी में जोड़े जाते हैं झोटे वगैरह, उनकी रेस होती है, ठीक है, ऐसी बैल की रेस होती है, ऐसी मतलब अलग अलग तरीके, अलग अलग राज्यों में फेस्टिवल से कई मुर्गों को आपस में लड़ाया जाता है। तो हमारे देश के अंदर में ये दुनिया भर की कल्चर है जिसको लोग एंजॉय करते हैं। तो अगर उसके अंदर इंटरफेयर करे तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोलता है कि आप लोग किसी की संस्कृति और शिक्षा के अंदर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, हर एक इंसान अपनी चीज को एंजॉय कर सकता है। और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करते हुए बोला कि जो भी उन्होंने अमेंडमेंट किया था कि इसको फॉलो कर सकते हैं, वो उसको अलाउ कर दिया है। वरना अभी यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून लाया गया था जिसको बोलते हैं स्टेट अमेंडमेंट प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी एनिमल। तमिलनाडु इसमें अमेंडमेंट करके लेकर आता है। तो यहां पर जो ये कानून था, यहां पर जिसमें प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू द एनिमल, कंडक्ट ऑफ द जल्लीकट्टू रूल, उसके अंदर में, ताकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस न हो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहां पर जल्लीकट्टू पे बैन लगाने की बात की गई थी, पर लेकिन अब फिलहाल जो है वो सारी चीजें साइड में हो गई है। यानी कि अब यहां पर जो बेसिकली जिसके पाले में गेंद गई है वो है जल्लीकट्टू को कंडक्ट कराने वाले। पर हाँ, फिर भी कुछ यहां पर सतर्क रहना पड़ता है कि कम से कम वहां पर एक तरीके से फास्ट एड हो, डॉक्टर वगैरह रहे, वहां पर कुछ भी दिक्कत होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। और सबसे बड़ी बात, ये मैंने फंडामेंटल राइट की बात कर दी, जो कि पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग यहां पर पार्ट है जिसको बोलते हैं पार्ट 4। ये बड़ा प्यारा पार्ट है। ये बेचारा ऐसा है, ये पूरा सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार की स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर में जिसको आप लोग डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के अंदर में एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 बोला जाता है इसको। तो यहां पर आर्टिकल 48 जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है। तो यहां पर इसके साथ भी आप लोग इसको रिलेट करके देख सकते हैं। तो जल्लीकट्टू कल्चर का भी पार्ट है, डीपीएसपी का भी पार्ट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पर उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है यहां पर। तो जल्लीकट्टू को इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड आप लोग यहां पर इसकी देख सकते हैं। जैसे साउथ इंडिया में आप लोगों को जल्लीकट्टू देखने को मिलता है, ऐसे ही आप लोग यहां पर याद रखिएगा एक और गेम के बारे में जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका भी जिक्र जो है वो साथ में हुआ है। तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। इसका नाम है यहां पर कंबाला। तो जो कंबाला है ये नॉर्मली आप लोगों को जो बेसिकली कर्नाटक है, कर्नाटक में भी कहां पर, यह है दक्षिण कर्नाटक में आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें बफेलो यानी कि सांड की जो रेसिंग होती है। अभी मूवी नहीं आई थी जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुई थी, मूवी का नाम क्या था उसका, देखा था ना आप लोगों ने भी? मेरे माइंड से निकल गई, मूवी का नाम बताओ चलो आप। ये अभी रिसेंटली साउथ इंडिया की मूवी बड़ी फेमस हुई थी, मैंने बताया भी था, देख के आना, कल्चर क्या शानदार तरीके से दिखाई गई है, ठीक है। तो वो मूवी आप लोगों ने देखी होगी। तो नवंबर से लेके मार्च तक ये फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलता है। और खासकर ये सारे जो फेस्टिवल होते हैं ना, ये सारे कहीं ना कहीं खेती से रिलेटेड होते हैं, यानी कि खेती को समर्पित होते हैं, ठीक है। जब पेडी फील्ड जो होता है उससे रिलेटेड बात की जा रही है यहाँ पर, तो थैंक्स गिविंग होता है गॉड को कि आपने इतनी अच्छी फसल हम लोग को दी, ठीक है, और एनिमल जो है उनको बीमारियों से प्रोटेक्ट किया। तो ये कल्चर का पार्ट इनडायरेक्ट वे में इस तरीके से बना दिया है ताकि जो जानवर है उनकी देख रेख इंसान कर सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें जब आप लोग ढंग से समझोगे ना, तो आप लोग इसके पीछे रियलिटी समझ पाओगे। हमारे देश की जो कल्चर है, हमारे देश की जो चीजें हैं, बड़ी बेहतरीन है। अगर उनको ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग उनकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे, ठीक है। अक्सर कई सारे बुजुर्ग ना, कई बातें आप लोगों ने सुनी होगी कि ये एक तरीके से कुछ कई सारे नुस्खे टाइप के नहीं बताते हैं कि ऐसा कर लेना चाहिए, हम बोलते हैं यार ऐसा क्यों करना चाहिए, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है। हम लोग साइंटिफिक रीजन जानते नहीं है और हम लोग बस ऐसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि चीजों को सुनो तो उसके बारे में समझने की कोशिश करो कि ऐसा है तो क्यों है, और ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, तो ऐसा क्यों होना चाहिए। ये कुछ बातें आप लोगों के माइंड में रहेंगी तो चीजें आप लोग ढंग से डिफाइन कर पाओगे। जो यहाँ पर ये कानून था जिसके बारे में मैंने बात की, प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू द एनिमल एक्ट 1960 का है।
ये प्रिवेंट करता है किसी भी तरह का अननेसेसरी सफरिंग नहीं होनी चाहिए जानवरों को, क्योंकि वो भी जीव हैं, उनके अंदर भी एक तरीके से जीवन है। और ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जिसको आप लोग AWBI बोलते हैं, ये 1962 में जब बनाया गया, तो इसके थ्रू यहाँ पर ये बेसिकली इसी कानून के थ्रू ये एनिमल बोर्ड बनाया गया ताकि इस चीज़ को ध्यान में रखा जा सके, और कोई ऐसी बदतमीजी करता है तो उसको सजा सुनाई जा सके। और यहाँ पर गाइडलाइन भी दी गई कि कैसे कोई भी अगर आप लोग यहाँ पर कुछ एक तरीके से एक्सपेरिमेंट टाइप का अगर आप लोग कुछ भी करना है, ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको इस तरीके से लेके आप लोगों को चलना है यहाँ पर कि ताकि जानवरों को ज़्यादा नुकसान जो है वो यहाँ पर न पहुँचे। तो ये सारी दिशा निर्देश आप लोगों को यहाँ पर गाइडलाइन आप लोगों को देखने को मिलती है। किसी साइंटिफिक पर्पज से अगर कुछ प्रयोग भी करना है तो उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में करना है, ना कि अपनी मनमानी ढंग से कि यहाँ जैसे एलोन मस्क ने बंदरों के दिमाग में चिप लगाए, सारे के सारे बेचारे बंदर मर गए, तो वो वाली हरकतें यहाँ पर नहीं करनी है। उनके बारे में भी हम लोग को थोड़ा सा सोचना है। इसी पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर जल्लीकट्टू। अगर क्वेश्चन कल को बन जाए तो कोई बड़ी बात होगी नहीं जल्लीकट्टू के बारे में, कि जल्लीकट्टू जो है वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, पॉपुलर है काफ़ी इंडियन स्टेट तमिलनाडु के अंदर में। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर मंथ ऑफ द जनवरी में आप लोगों को देखने को मिलता है ड्यूरिंग तमिल जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है पोंगल। तो पोंगल का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि साउथ इंडिया में नॉर्मली सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे देश के 99% जो फेस्टिवल है ना, जो खासकर जानवरों से रिलेटेड होते हैं और फार्मर और ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड होते हैं, ये वो वाले फेस्टिवल होते हैं जो कहीं ना कहीं जब आप लोग जो कि फसल बोने के बाद में उसको जब कटाई करते हो तो गॉड को यानी कि ऊपर वाले को थैंक्स गिविंग, ये बेसिकली एक तरीका वो रहता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना नहीं होगा, हमारे जैसे कल्चर में कई बार ये बोला जाता है खाना खाते हैं तो हम लोग कम से कम उस चीज़ को याद करें एक बार कि ऊपर वाले ने बेसिकली ये खाना हम लोग को दिया है। खासकर किसानों को याद करें जिसकी वजह से हमारी थाली में खाना ये पहुंचा है। अपनी मम्मी को याद करो, घर में जो खाना बनाने वाली औरत है उसको याद करो कि उसकी वजह से हम लोग ये निवाला निगल पा रहे हैं। सोच रहे हो कि जो खाना आप लोगों के मुंह में जा रहा है वो कितनी मेहनत के साथ में आप लोगों तक पहुंचा है। जब वो बीज खेत में उगाया गया होगा उसके बाद में फिर वहाँ पर बड़ा हुआ होगा, फिर उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में होकर वो आटा बनाकर सारी चीज़ें फिर घर में पहुंचा, फिर उसके बाद में आपके हाथ के बेसिकली चूल्हे में को निकलता हुआ, आप लोगों की बेसिकली मम्मी के हाथों में से निकलता हुआ, आप लोगों के हाथों में से जाता हुआ आपके पेट में पहुँचकर फिर वहाँ पर पसता है वो जाकर, तो तब जाकर वो पूरा अपना कार्यक्रम कंप्लीट कर पाते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करो यहाँ पर, जो इतना कुछ कर रहे हैं एक तरीके से उनको थोड़ा थैंक्स देने की कोशिश करो, तब चीज़ें समझ पाओगे। जल्लीकट्टू की एंशिएंट अगर आप लोग बात करोगे तो पुराने टाइम में जो स्कल्पचर वगैरह हैं उसमें भी जल्लीकट्टू आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी कुछ हमारे देश में पुरानी जो चीज़ें हैं उसके बेस पर भी हम लोग बोलते हैं कि हमारी कल्चर का पार्ट है, हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये लड़ाई आज की नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो पूरी टाइमलाइन यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, एक बार नजर डाल लेना। 2006 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, आराम से सुप्रीम कोर्ट में मैटर पहुंचा, पहले बोला इसको बंद कर देते हैं, फिर 19, 20, 16 तक यहाँ पर चीज़ें चलती रही, इसी तरीके से फिर आगे बढ़ी। यहाँ पर 2022 में भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी बड़ी, फिर बोलने लगे कि कल्चर की बात आ गई, ये तो फंडामेंटल राइट है, कहीं पीटा आप नहीं सुना रहा है, दोनों के बीच में रस्साकसी चल रही है। कभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ठीक है, कभी कह रहा है नहीं ठीक है। तो इसके चलते फिर स्टेट गवर्नमेंट गुस्से में आ जा रही है, उन्होंने अपना अमेंडमेंट करके लाना स्टार्ट कर दिया कि हम तो इसको इंप्लीमेंट करके ही रहेंगे, पूरे देश से प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए। तो तब चलकर यहां तक ये चीजें पहुंचकर आप लोगों के सामने आई है। अब फिलहाल जो है 5 जज की बेंच ने यहां पर एक तरीके से उसको रिलेट किया यहाँ पर कि कहीं ना कहीं जो जल्लीकट्टू है एक तरीके से रिलेटेबल उसको माना गया। यहाँ पर एक तो खेती के लिए रिलेटेबल है, यहाँ पर लोगों की कल्चर के लिए रिलेटेबल है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखा कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल भी करना है, क्योंकि एक हद तक ही चीज़ें सही भी हैं। पता चला जानवर भी मर रहे हैं बहुत ही दबाकर और इंसान भी मर रहे हैं, मरने वाले किसी जितने ज़्यादा नहीं आते हैं, ये याद रखिएगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था जल्लीकट्टू पे तो जजमेंट जो आया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ये नागराज केस, याद रखिएगा 2014 का, जब यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों के सामने निकल कर आई, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन भी ऐसे आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जब तक आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेगी तो उसकी ग्रेविटी भी आप लोग समझ पाएंगे कि रीजन क्या है। आर्ग्यूमेंट कुछ बोलते हैं फेवर में, कुछ बोलते हैं अपोजिट में। जैसे आर्ग्यूमेंट फेवर में कौन बोलेंगे कि रिलीजन का भी पार्ट है और कल्चर का भी पार्ट है, दोनों चीज़ें हैं हमारे लिए। तो ये यानी कि एक तरीके से इंसान जो फॉलो कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, ठीक है, उनके पर्टिकुलर एक कल्चर है उनका, ठीक है। तो इसकी तरीके से यहाँ पर वो कास्ट क्रीड है एक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रही है। पर्टिकुलर सेंचुरी ओल्ड फेस्टिवल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक तरीके से कई बार लोग कहते हैं कि ठीक है कि यार ये तो यहाँ पर लोगों की इसकी जानवरों की जान जा रही है, फिर उसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि जब जानवरों की जाने जा रही है तो फिर काट के मार के खाते क्यों, ठीक है, तो फिर वो बंद करो। तो ये बातें हैं। तो सोशियो कल्चर को सब चीज़ों में ऐसे ये कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से बड़ी ही सोच समझ के डिसीजन देता है इस पर। इसलिए सारे मैटर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संवैधानिक जो बेंच है उसको भेजे जाते हैं। और संवैधानिक बेंच को जब कोई मैटर जाता है तो उसके लिए स्पेशल बेंच बनाई जाती है, मिनिमम 5 जज उसके अंदर में रहते हैं। याद रखिएगा हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नंबर बताइए, बताया क्या है, बताऊं?
आर्टिकल 145, ठीक है। आर्टिकल 145 आप लोगों को ये पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको ये पावर देता है कि एक संवैधानिक बेंच बनाओ और फिर उसके बाद में इस मैटर को सुनो, ताकि संविधान से रिलेटेड जो भी मैटर है उनके बारे में क्लैरिटी लेकर आई जा सके। तो ये प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में चलने वाला पूरा कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है। तमिलनाडु जो है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो जब जल्लीकट्टू पे बैन लगाने की बात की जाती है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अपोज में गए यहाँ पर कि तुमने बैन क्यों लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने अलग चीज़ें देख ली कि डेथ हो रही है, इंजरी हो रही है, एक्सट्रीम क्रुएलिटी हो रही है, ठीक है। जस्टिफाई कर रहे थे कि एक तरीके से कल्चर का पार्ट नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ों को कल्चर का पार्ट बना के रखेंगे तो डोवरी और सती प्रथा हमारे देश में चलती रहनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये कल्चर में क्या आर्ग्यूमेंट फेवर में है और क्या आर्ग्यूमेंट ये अपोज में है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने है। इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी बेसिकली क्लियर करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बतानी पड़ेगी जब आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स से पूछ लिया, ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2018 में मेंस के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया कि यहाँ पर व्हाट आर द चैलेंजेस टू ओवर कल्चर प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ द सेक्युलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जब कल्चर को हम लोग कई बार सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पर कैसे उसमें बैलेंस बनाना जरूरी है। अभी कल्चर और एनिमल क्रुएलिटी के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल को आप लोगों से, जैसे अभी यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया तो थीम वही देखने को मिलेगी। अगर एक बार आप लोगों ने ये चीज़ें पकड़नी स्टार्ट कर दी तो फिर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं आएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो चीज़ें पकड़नी सीखनी आप लोगों की, कैसे इन चीज़ों को बैलेंस बनाकर आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में अभी ये बता रहा था आप लोगों को, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कराया, 2014 में क्वेश्चन आ चुके हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड से रिलेटेड, जो कि भी मैंने डिस्कस किया, ठीक है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो एक इंडिया के अंदर में जो स्टैब्लिश किया गया तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया गया, ये बोला जा रहा है। ऐसा कुछ किया गया क्या? अभी बताया मैंने क्यों स्टैब्लिश किया। ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से थोड़ी ना किया है, अभी आप लोगों को समझाना पूरा कि किस वजह से यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, इसके बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एक तरीके से बोलो कि एक छोटी सी स्टेटमेंट आप लोगों का पूरा क्वेश्चन जो है वो सही करके चली जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर, तो प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी एनिमल के थ्रू यहाँ पर ये एक्ट था 1960 का, इसके हिसाब से इसको स्टैब्लिश किया गया। एक छोटी सी स्टेटमेंट बताया आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने यहाँ पर बोला फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये हो गई आंसर, यहाँ पर ये निकल रहा। ये आप लोगों ने पढ़ी रखा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कई बार बता रखा है। टाइगर जो प्रोजेक्ट है आप लोगों को पता है 1973 में आया था, ठीक है। उसके साथ में अगर आप लोग देखोगे हम लोग कब खड़े हैं अभी यहाँ पर 2023 में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं तो क्या हो गया यहाँ पर 2024 हो जाए मान लो कल को, ठीक है। तो इसका मतलब एक तरीके 2023-24 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है कि इसको 50 साल पूरे हो रहे हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट को, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने आप लोगों से बात की थी, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया 1973 में, उसको भी 50 साल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट कोई इवेंट होते हैं इनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं बड़ी आसानी से। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना। बाकी एक्सप्लेनेशन सारा दे रखा है, इसको लेकर कोई डाउट हो तो दूर करिएगा, ठीक है। बात की जा रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर नॉट करेक्ट जब आ जाए सतर्क हो जाया करो, विद रेफरेंस टू द प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू द एनिमल 1960 का जो कानून है, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है, बोला गया कि द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश किया गया था 1962 में अंडर द सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। दूसरा बोला गया कि एक्ट प्रोवाइड करता है पनिशमेंट टू द अननेसेसरी क्रुएल्टी टू द एनिमल, ठीक है, ये बोला गया। नेक्स्ट बोला गया एक्ट डज नॉट डिफाइन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल, यानी कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल को डिफाइन नहीं करता है, ये बोला गया, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन रिलेटेड टू द जो एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द और ऑन द एनिमल फॉर द साइंटिफिक पर्पज, तो इसको भी डिफाइन करता है यहाँ पर। आप लोग खुद सोचें यहाँ पर ये क्या है, अगर ये डिफाइन ही नहीं करेगा कि एनिमल कौन से हैं तो फिर ये उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेगा। तो है कि कॉमन सेंस वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एनिमल एक्ट डिफाइन करता है एनिमल एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनिमल्स, ये बाकायदा इसको डिफाइन करेगा, तभी तो आप लोग सॉल्यूशन निकालोगे, वरना सॉल्यूशन कैसे निकालोगे मेरे दोस्त। तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं, इसलिए कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ यूपीएससी कहता है कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन नाउ इट इज, इसलिए मैं कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, जिसमें कॉमन सेंस होगी उसी को लेंगे अंदर हम, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी बात पर, देखते हैं कौन कॉमन सेंस लगाता है। बात की जा रही है स्टेटमेंट के बारे में, जल्लीकट्टू के बारे में। जल्लीकट्टू जो है उसके बारे में बात की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को थाने मदुरई या फिर यहाँ पर पुदुकोटी, ये आप लोगों को देखने को मिला है पुदुकोटई, यहाँ पर उडुपी, तो इनके अंदर में बेल्ट में देखने को मिलता है जल्लीकट्टू ऑर्गेनाइज कराया जाता है पोंगल फेस्टिवल के उसमें, ठीक है। सही आंसर क्या है, ये आधा एरिया आप लोगों को यहाँ पर कर्नाटका का देखने को मिलेगा, तो कर्नाटका में कंबाला है ना कि जल्लीकट्टू। अभी समझा, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर बी हो गया।
यहाँ पर भी आप लोग ये देख सकते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट आप लोग की इनकरेक्ट है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट जल्लीकट्टू के बारे में। तो बोला जा रहा है ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो पॉपुलर है इन द इंडियन स्टेट तमिलनाडु के अंदर में, और सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल से लेके यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो हार्वेस्टिंग सीजन है उसमें, ठीक है। अप्रैल से लेके यहाँ पर बेसिकली अप्रैल मंथ में, तो पोंगल के टाइम पर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बता दो भाई, 1 2 बोथ, या फिर इनकरेक्ट बोल दिया यहाँ पर। कब सेलिब्रेट किया जाता है? जनवरी। पोंगल कब होता है? जनवरी के महीने में, ठीक है। अभी एक कोई वीडियो मेरे सामने आई, उससे अंकल जी बैठे हुए हैं, पुलिस में थे, तो उनसे पूछा गया अंकल जी कि 26 जनवरी जो है वो कब सेलिब्रेट की जाती है? तो कह रहे हैं कि जब जड्डा सा चला जा रहा है, जब जड्डा सा चला जाता है, यानी कि सर्दी चली जाती है, उसके बाद में मतलब थोड़ी थोड़ी सी गर्मी सी आने लग रहा है, उस टाइम पे सेलिब्रेट की जाए। और वो बुजुर्ग हो चुके थे काफ़ी, मतलब बहुत लंबे समय से पुलिस में जॉब कर रहे थे, तो उनको डेट नहीं पता कि 26 जनवरी कब सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार। चलिए जो भी है, अंकल जी को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इसका बी हो गया, और ये आंसर राइटिंग हो गया। तो ये है क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे वाला एक आर्टिकल, जिसमें प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू हो गया, स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का हो गया, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जजमेंट भी आप लोगों को बता दिए, अलग अलग तरीके के जो कल्चर है वो बता दिया, एक पर्टिकुलर जो बोर्ड है उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। तो इस तरीके के टॉपिक को ढंग से तैयार करके जाना है। क्वेश्चन इधर उधर से किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो आप लोग कभी कंफ्यूजन में नहीं आओगे, ठीक है। फिर से बता रहा हूं कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस होकर थोड़ा सा यूपीएससी के डायरेक्शन में आप लोग चलिए, ताकि स्टेट पीसीएस आप लोग को आसान लगने लगे और अच्छे नंबर लेकर आओ, तब आप लोग स्टेट पीसीएस जो है अच्छे से निकाल के आओ, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों को अगर सितारे चाहिए तो चांद और सूरज की चाह रखो, सितारे अपने आप मिल जाएंगे। सितारों की ही चाह रखोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा, जमीन पर पड़ोगे मूंधे मुँह आकर, ठीक है। तो हमेशा जो चीज़ चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ अगर ज़िंदगी में उसको अचीव करना चाहते हो। यही एक सूत्र है अगर आप लोग सही से उस चीज़ को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो। बाकी आप लोग समझदार हो, ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, जो इम्प्लीमेंट करेगा वही जीतेगा, बाकी सब जो है देखकर तालियां बजाएंगे। फीडबैक जरूर देना, आर्टिकल कैसा लगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ओके सर, जब सुबह सुबह उठता हूँ ना तो थका थका सा लगता है, शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहती है। एनर्जी कैसे रहेगी? आप लोग एनर्जी इंडेक्स के बारे में जानते ही नहीं है। पहले एनर्जी इंडेक्स के बारे में पढ़ाई करो, आप लोगों को एनर्जी की इंपॉर्टेंस पता चलेगी भाई। फिर आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, आप लोग के अंदर भी एनर्जी आएगी। मतलब कहने का है कि अगर मॉर्निंग में आप लोग अपना टाइम फिक्स कर लें, किस टाइम उठना है, और सोने का टाइम फिक्स कर लें, तो आप लोग के अंदर एनर्जी का प्रवाह अपने आप होने लगेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला एनर्जी का प्रवाह आप लोगों के साथ में करेगा, जैसे ही सूरज निकलेगा और अच्छी एनर्जी आप लोगों के अंदर डेवलप होगी, और मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते ही वो एनर्जी और नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। ये तो हो गई वो वाली एनर्जी जिसकी आप लोगों को सख्त ज़रूरत है। पानी पीते रहो बीच बीच में और एनर्जी मेंटेन रहेगी, क्योंकि वैसे भी उसके अंदर में ज़बरदस्त वाली एनर्जी होती है। हाइड्रोजन है भाई साहब, साफ साफ जिससे गाड़ियाँ चला रहे हैं, क्या आपका शरीर नहीं चलेगा उससे? तो बताइए। चलिए, यहाँ पर ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का, और पीआईबी ने कोई आर्टिकल छाप दिया तो इसका मतलब ये है वो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, खासकर एग्जाम के लिए, क्योंकि सरकार खुद बता रही है कि हमारा डेटा है और इसमें से हम क्वेश्चन बनवाएंगे जब पेपर लेंगे तुम्हारा, ठीक है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान, तेलंगाना, अभी यहाँ पर एक इंडेक्स आया 2021-22 का। इतना लेट क्यों चल रहा है? क्योंकि चीज़ें आराम से पब्लिश होती हैं, एनालिसिस किया जाता है, आराम आराम से काम चलता है। तो स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स जो आया उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है जीएस पेपर 2 में रिपोर्ट के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या पूछा जाए आप लोगों से, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है? तो बताओ आंख बंद करके, पीपीटी में नहीं देखना है, ठीक है। आंख बंद करके बताओ, वो नहीं कि एक आंख बंद कर ली थोड़ी थोड़ी खोल खोल के देख रहे हैं आंसर देखने के लिए, वो नहीं करना है, ठीक है। करते हैं ना ऐसी हरकतें हैं, क्या सो गए जैसे बच्चे सोए हुए हैं, पता चला घर वाले गए, तुरंत उठ के बैठ गए, शैतान। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता भी होना चाहिए। स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स बोला गया, वैसे स्टेट शब्द लगा देना तो फिर SEEI आप लोगों का ये बन जाएगा। इसमें 5 स्टेट जो है यहाँ पर, ठीक है, तो वो आप लोगों को फ्रंट रनर कैटेगरी में देखने को मिलेंगे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, राजस्थान और तेलंगाना आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं। बाकी और कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया यहाँ पर ये पब्लिश किसके द्वारा किया गया है। पब्लिश किसने किया है यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर ये आप लोग देखते हैं, यहाँ पर रिलीज किसके द्वारा किया गया है? ये यूनियन मिनिस्टर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा रिलीज किया गया है। पर बनाता भी यही है क्या? इसको बनाने वाले कोई और हैं। बनाने वाले कौन है? बनाने वाले हैं BEE। क्यों लिखा BE? ताकि
BEEI इसके साथ में कंपेयर कर सको, ठीक है। यानी कि BEESEEI प्रस्तुत करता है। एग्जाम में ऑप्शन आएगा और कुछ नहीं तो कम से कम आंसर गलत नहीं होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ये काम करती है किसके साथ में मिलकर तीसरे वाला वो और भी अच्छा है, ठीक है, वो है AEE के साथ में मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ AIEEE होता है ना यहाँ पर, तो आई ही हटा दो बस, यहाँ पर वही हो जाएगा, पर ई फिर से आ रहा है। तो इतनी सारी ई हो गई, इतनी सारी एनर्जी हो गई जिसकी कुछ हद नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स यानी कि ये वाला ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के साथ में मिलकर ये यहाँ पर अलायंस फॉर एनर्जी इफिशिएंसी इकोनॉमी ये मिलकर प्रस्तुत करते हैं ये वाला इंडेक्स। समझ में आ गया इतना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो प्रस्तुत किया जाता है, अपडेट किया जाता है, इसके अंदर लगभग 50 के करीब जो इंडिकेटर हैं नेशनल प्रायोरिटी के उनको फोकस किया जाता है। तो उनको चेक करने के बाद में यहाँ पर ये आउटकम आता है, स्टेट लेवल में एनर्जी की इफिशिएंसी है ये उसको बताता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एक तो ये कि स्टेट के लेवल पर हमारे कंट्री के अंदर में जितने भी स्टेट हैं और जितने भी फिर उसके बाद में लोकल एरिया पर हम लोग जाते हैं, उन पे यहाँ पर एक प्रॉपर प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर सके कि कैसे एनर्जी को इफिशिएंटली हम लोग को यूज़ करना है, ठीक है। मॉर्निंग में उठ गए, मॉर्निंग में उठ के मोबाइल फ़ोन खोल के बैठ गए, भाई साहब 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को दिमाग भारी होने लगेगा कि पता नहीं क्या क्या कर लिया सुबह से। क्यों? फालतू की वीडियो देखे जा रहे हैं, फालतू की रील देखे जा रहे हैं, फालतू की शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आप लोग की एनर्जी चूसने लगती है, आप लोगों को पता भी नहीं चलता है, ठीक है। ऐसा लगता है इसलिए आम नहीं चूसते दबा कर, वही वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को, ऐसा लगेगा आम की तरह चूसे हुए आप लोग लोगे थोड़ी देर में। पर लेकिन अगर सुबह को उठ के मोबाइल टच नहीं करोगे, सुबह को उठने के बाद में पहले आप अच्छे से आप लोग पानी पियो, अपना फ्रेश व्रेश हो, अपना मतलब नहीं अपना फिर खाना नहीं मतलब फ्रेश व्रेश हो, थोड़ा सा पानी वानी पी के हल्का सा कुछ एक आधा कुछ फल फ्रूट्स खा लो, या फिर जो भी आप लोगों को सुटेबल लगता है हल्का सा स्नैक टाइप का लेके छोटा सा मामूली सा अपनी फिर हल्की सी एक्सरसाइज करो आप लोग, ठीक है। फल फ्रूट्स खा लो उठते ही, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आधे घंटे का गैप देके एक्सरसाइज कर दो। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है चिया सीड। चिया सीड आप लोग अगर पीना स्टार्ट कर दो, एनर्जी आप लोगों की मेंटेन रहेगी। थोड़ा सा मतलब कॉस्टली हल्का सा, मतलब कई एक बच्चा कह रहा है कि सर बहुत महंगा आता है, तो पर इसके फायदे बहुत सारे हैं अगर रेगुलर आप लोग इसको पियोगे। कई सारे लोग इसको एक तरीके से पावरफुल एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं। चिया सीड के अंदर में उसको 2 घंटे पहले भिगो दो, उसके अंदर हल्का सा 1 चम्मच शहद डालो और फिर नींबू डालो और उसको पी जाओ। मस्त तरीके से आप लोगों की एनर्जी आप लोगों को मेंटेन रहती है, आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। और वेट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नुस्खा जो कि आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि लोकल लेवल पर काम आप लोगों को करना पड़ेगा और जो बेसिकली स्टेट लेवल पर काम करना पड़ेगा। दूसरा है कि बेस्ट प्रैक्टिस जो कि हेल्थी कॉम्पिटिशन रहे। एक था कि 3 डेट वाला नहीं है वो क्या कर रहा है, उसकी टांग खींच रहा है नीचे से, ताकि ये जो इंसान जो है वो नहीं एक तरीके से इंसान जो है कुछ करना ले, तो वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसकी टांग ना खींचे वहाँ पर, इस तरीके से काम चले ताकि एक तरीके से कॉम्पीट करें, ना कि उसको सामने वाले को इधर उधर लगा के कॉम्पीट करना है, ठीक है। इसी के साथ में किस तरीके से हमारी कंट्री में हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ट्रेस करना कि कैसे इसको हम लोग सही डायरेक्शन में लेकर चल सकते हैं। तो अपना फुटप्रिंट समझना एनर्जी का, और इंस्टीट्यूशनलाइज करना स्टेट लेवल पर जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको प्रॉपर कैप्चर करना। और इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाती है एक्टिविटी को लेकर चलना, और स्टेट डेजिग्नेटेड जो एजेंसी है उनको भी साथ में लेकर चलना। यानी कि अगर राज्य साथ में चलेंगे तो ही तो चीज़ों को साथ में लेकर चला जाएगा। आप लोग खुद सोचो, जैसे मैं आप लोग कई बार बोलता हूँ, मान लीजिए मुझे एक कोई पेड़ लगाना है, वो मैं एक पेड़ लगाऊंगा और हट जाऊंगा। मैं बोलूँ कि हर एक ऐसे फैमिली मेंबर एक पेड़ लगा रहा है, तो देखते ही देखते 10 लाख पेड़ लग जाएंगे। तो ये होती है रियलिटी में एक संघ की पावर, एक तरीके से एक ग्रुप की पावर, एक कम्युनिटी की पावर जो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोग मिलकर काम करें तो इतना ताकतवर काम आप लोग कर सकते हैं। तो सारे स्टेट अगर साथ में मिलकर बोले कि सेंटर की हम तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, पॉलिटिक्स न खेलें, तो शानदार तरीके से आगे बढ़ते नजर आएंगे। पर कभी सेंटर पॉलिटिक्स खेलता है तो कभी स्टेट पॉलिटिक्स खेलते हैं, और इसके बीच में हम जैसे सीधे साधे भोले भाले प्यारे प्यारे क्यूट नागरिक मारे जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से हमको नुकसान पहुंचता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडेक्स का, अगर आप लोगों से बात की जाए, सिग्निफिकेंस ये कि प्रोग्रेस पता चलेगी हम लोग किस तरीके की चीज़ों को लेकर चले, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एग्जाम देने आप लोग जाते हो, टेस्ट वगैरह आप लोग देते हो, आप लोगों को पता ही नहीं है कि कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, बस टेस्ट देकर आ गए, बस नंबर देख लिए, ये नहीं पता कि इस सब्जेक्ट में कितने आ रहे हैं। जब देखोगे इसमें कम आ रहे हैं, इसमें ज़्यादा आ रहे हैं, इसको इंप्रूव करना है, इसको छोड़ना है, तभी तो मजा आएगा। तो वही वाली बात है, यहाँ पर भी यही देखा जाता है कि कौन सा राज्य सही काम कर रहा है, उनके नाम दे दिए गए हैं। जैसे नहीं आप लोग बोलो कि इतने नंबर आए तो मैं अपना आपको फुद्दू बोलूंगा, यानी कि 100 में से अगर 10 से नीचे नंबर आए तो मैं फुद्दू, ठीक है। अगर 10 से लेके मतलब 20 के ऊपर नंबर आए तो मैं थोड़ा कम फुद्दू हूँ, ठीक है। फिर 50 से ऊपर आए तो मैं 50 से ऊपर आए तो मैं एक तरीके इंटेलिजेंट हूँ, ठीक है। इसके बाद में थोड़े से और ऊपर आए तो वैसा ब्रिलियंट हूँ, और अगर मतलब पूरे आगे 90 के ऊपर में तो वैसा मेरे जैसा कोई नहीं है धरती में।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर तो फ्रंट रनर कौन हो गया, जिसके 60 से नीचे नंबर आ रहे हैं, वो 60 से ऊपर नंबर आ रहा है, फ्रंट रनर हो गया भाई साहब, मिसाल लेके चल रहा है हाथ में, ठीक है। अचीवर कौन है, जो 50 से लेके 60 के बीच में है, ठीक है। टॉप परफॉर्मर और मोस्ट इंप्रूव्ड के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे। आप लोगों का राज्य कौन सी कैटेगरी में है, अब ये आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोग उसको चेक कर लो और बताइए कि आप लोगों का राज्य जो है वो यहाँ से कौन सी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रंट रनर का बता दिया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना। अचीवर का बता दिया आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। टॉप परफॉर्मर का बता दिया कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इसी के साथ में आसाम और यहाँ पर हो गया चंडीगढ़। और मोस्ट इंप्रूव्ड का बता दिया तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब अगर बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के बारे में, ये यहाँ पर एक काफ़ी कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों ने कई सारे वो सुने होंगे, अगर आप लोग ऑल इंडिया रेडियो वगैरह सुनते हैं, उस पर कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। उन्हें कहते हैं कि अरे रमेश, तुम्हारे घर में पंखा चल रहा है, हाँ यार पंखा चल रहा है यार, मुझे भी लेना है, कौन सी कंपनी का पंखा है भाई साहब, ये पंखा ना तूफान कंपनी का है। अच्छा तूफान का, कह रहा है कि कितनी बिजली खाता है, कह रहा है कुछ नहीं खाता भाई, पता है क्यों ना, ये ना 3 स्टार का पंखा है, ये ना 4 स्टार का पंखा है। तो क्या मतलब हो गया इसका, ये बता रहे हैं कि जितने स्टार बढ़ते चले जाएंगे उतनी बिजली कम होती चली जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि स्टार जो है वो एफिशिएंसी के साथ में कनेक्ट है। स्टार्टिंग में हल्का तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, पर लेकिन लॉन्ग टर्म में जब इंसान उसको देखेगा तो फायदा पहुंचाएगा, वो जेब के लिए एक अच्छा सोल्यूशन आप लोगों को नजर आएगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाती है। तो इस्टेब्लिश किया गया इसको 1 मार्च 2002 के अंदर में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू, यानी कि यहाँ पर भी हम लोगों ने बाकायदा कानून बना रखा है कि एनर्जी को कैसे कंजर्व करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू यहाँ पर इसको बनाया गया। आप लोग अगर आज की डेट में एसी देखेंगे ना, घर में अगर एसी चलाते हैं, एसी है जिसके घर में, तो यहाँ पर खुद गवर्नमेंट बोलती है कि 24 डिग्री अगर आप लोग टेम्परेचर पे यहाँ पर एक तरीके से बिजली चलाते हैं, तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर ये बोला जा रहा है कि आप लोग लगभग अगर जिस ड्यूरेशन में 1 साल का अगर ड्यूरेशन लेकर चले तो लगभग 6240 के करीब आप लोग अपने रुपए सेव कर सकते हो। और इसकी वजह से आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। शाम को एसी चला के सो गए, सुबह को पता चला आप लोगों की जो है गला खराब हो रखा है, कुछ और हो रखा है। और इसकी वजह से बोला जा रहा है कि हर साल हम लोग 23 बिलियन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझो। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आप लोग डेली 5 शब्द भी अगर अंग्रेजी के सीखना स्टार्ट कर दो ना, आप लोग खुद सोचो पूरे साल में कितने शब्द हो जाएंगे, बताओ मल्टीप्लाई करके। और ये वो शब्द होंगे कि आप लोगों को मोर देन सफिशिएंट है एक नॉर्मल टाइप की इंग्लिश बोलने के लिए या फिर उसको लिखने के लिए। तो इतनी ही मेहनत करनी है और लोग जो है इस मेहनत को नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये इंसान जो है वो मेहनत करने से डरते हैं। तो एनर्जी सेविंग जो है वो बिल्कुल ऐसी है कि छोटी छोटी हम लोग सेव करेंगे तो इसका मतलब है कि हम लोग को कम क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे घर से 10,000 रुपये आए, आप लोगों ने हर महीने जो है 500 रुपये सेव करना स्टार्ट कर दिया, तो साल के एंड तक का 6,000 रुपये का एक एक्स्ट्रा आप लोगों के पास में पैकेज बन गया जो इमरजेंसी में आप लोग अपना इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोग समझिए। तो यही बातें हैं, तो हम लोग इनको समझना चाहिए हम लोग को। तो एसी अगर है तो घर में उसको 24 पर चलाओ, उससे वो भी सही रहेगी और आप भी सही रहोगे, और दोनों सही रहेंगे तो देश सही रहेगा। फालतू में उनका भी नुकसान नहीं और आपका भी नुकसान नहीं, ठीक है। बाकी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस कैसे करना है एनर्जी इंटेंसिटी, इसके ऊपर बहुत सारी मतलब एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिला, दुनिया भर के डिबेट डिस्कशन होते हैं कि एसी को 24 पे करना चाहिए, इससे क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से हम लोग को अपने जो इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेज है उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर तक डायरेक्ट सारी चीज़ें पहुंचाना जरूरी है। डेजिग्नेटेड एजेंसी ये सारे मिलकर काम करते हैं और रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जो अवेलेबल चीज़ें हैं। आप लोग खुद सोचो, हमारे देश के पास में जितनी ज़मीन है उतनी रहेगी ना, ठीक है। जितने देश में जहाँ पर सूरज आता है उतने में आएगा, ज़्यादा में तो नहीं आने का, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ हमारे पास में है उसका इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना है। आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, आप लोग क्या लग रहा है ये बॉडी जो आज के पास आपके आज के डेट में आपके पास में है, ऐसा हो सकता है कल को आपका मन नहीं कर रहा है यार ये बॉडी इसको चेंज करते हैं, इसकी हाइट जो है 5 फुट 10 इंच है, इसको 5 फुट 12 इंच बनाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो बालों का कलर जो है उसको थोड़ा सा एक तरीके से सुनहरा बनाते हैं, आंखों का कलर भी थोड़ा सा ब्लू टाइप का होना चाहिए, ठीक है। कलर भी जो है थोड़ा सा मिसमैच हो रखा है, उसको कलर को भी थोड़ा सा अपना अलग अलग रीजन में करना है हम लोगों को, ठीक है। मतलब एक तरीके से ना, चाहे एक पूरी बॉडी का कलर ना, एक हाथ का कलर व्हाइट हो गया, दूसरे हाथ का कलर ब्लैक हो गया, अलग अलग लेवल पे। क्यों? क्योंकि 2 दिन बाद फिर चेंज करा सकते हैं, जैसे नहीं गाड़ी मॉडिफाइड करा रहे हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही बॉडी मिली है और जिंदगी भर यही रखनी है, चाहे बर्बाद कर लो चाहे संभाल लो उसको। तो ये कंडीशन है। तो इसलिए जो आप लोगों के पास में चीज़ें उसको इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करना होता है ताकि चीज़ें सही से चलती रहे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि हम लोग को प्रॉपर देखना पड़ेगा फ्यूचर के लिए कैसे चीज़ों को लेकर चल सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, इसलिए कानून भी बनाया गया था, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बातें? समझ में आ गई तो आइए देखता हूँ कितनी समझ में आई है। बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बता दो बस मुझे। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है
ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सही आंसर क्या है ये बता दो, 1, 2, बोथ या फिर नन। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर, जब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि ये कानून के थ्रू बनी हुई है, तो जब भी कोई बॉडी कानून के थ्रू बनी हुई होती है तो वो अपने आप ही स्टैट्यूटरी यानी कि वैधानिक यानी कि कानूनन बॉडी बन जाती है। अब यहाँ तो ये खत्म हो गया ना कि एग्जीक्यूटिव क्या है, मेरा मन किया मैंने ऐसे ही बिना किसी से पूछा अपना मुंह उठाया और कुछ भी बना डाला, ठीक है। मतलब जैसे कि नीति आयोग कुछ भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, पर उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि अपने मन से बना डाला, पार्लियामेंट में एक्ट पास कर नहीं बनाया। तो ये क्या हुआ, ऐसे ही पुराने टाइम पे प्लानिंग कमीशन को मुंह उठाया, प्लानिंग कमीशन बना डाला। हालांकि उसके पीछे स्ट्रेटजी उन्होंने लगाई कि इसको संविधान में क्यों नहीं रखना है। तो ये जब मैंने आप लोगों को पॉलिटी वाले लेक्चर भी पढ़ाए थे उस टाइम पे मैंने आप लोगों को ये बताया था कि क्या रीजन था कि संविधान में इसको नहीं रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कहने का मतलब सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि आज की डेट में जो बॉडी कानून के थ्रू बनाई जाती है, पार्लियामेंट में कानून पास करके उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, जो अपनी मर्जी से बना देते हैं उसको एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी बॉडी बोलते हैं। और इसी के साथ में जो ऐसी बॉडी जिसमें संविधान में संशोधन करके बनाई गई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप लोग बोलते हैं। वैसे ऑलरेडी संविधान में है तो उसको संवैधानिक बॉडी बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप लोग का यूपीएससी हो गया, आप लोग का कैग हो गया, ठीक है। ये सारी क्या है, ये संवैधानिक बॉडी है। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चीज़ें जितनी माइंड में क्लियर रहेगी उतना ही अच्छा भी रहेगा और कोई डाउट नहीं रहेगा। आपका स्टेट कहाँ है, किस कैटेगरी में है, ये आप लोगों को बताना है मुझे, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बता दिया जितना मुझे बताना था। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें अपने डाउट जरूर लिखेगा। डाउट साथ में लेके नहीं जाना है, ठीक है। फिर मत बोलना कि ये नहीं बताया था, बताया सब कुछ था, आप लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं या फिर डाउट लेकर चले गए, तो फिर उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, ठीक है। देखिएगा जरूर, बताना जरूर। दोस्तों ये सब सुना आप लोगों ने कि यार दिन बन गया। जी हाँ, आज दिन बनने वाला है, इतना शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है, मजा आ जाएगा आप लोगों का। इसी के साथ में कुछ ऐसी गाइडलाइन जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रस्साकसी हो गई और हा हुल्ला भी हो गया, थोड़ी सी क्लैरिटी हम भी उसके ऊपर प्रोवाइड करा देते हैं। आखिर दायित्व है हमारा समाज में क्लैरिटी प्रोवाइड करके आना। बेसिकली हुआ क्या है, अभी आप लोगों को पता है गुलाबी जो है वो बंद हो गए हैं, गुलाबो बंद हो गई है, यानी कि 2000 के नोट बंद हो गए। तो बोला ये गया कि ये 2000 के नोट जो बंद हो गए, अगर कोई भी इसको बैंक में लेके जाएगा तो पहले स्लिप भरी जाएगी, ये किया जाएगा, प्रूफ चाहिएगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें यहाँ पर बोलेगी। पर लेकिन अभी उन सारी बातों से यू टर्न मार लिया गया है। क्यों? क्योंकि जनता का रिएक्शन इतना भयानक है कि अभी आप लोगों को पता है 500 और 1000 के नोट जब बंद हुए थे उस टाइम पर क्या किल्लतें जो है वो देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसकी वजह से अभी जब यहाँ पर ये वाले नोट बंद हो रहे हैं, यानी कि जो 2000 वाले नोट बंद हो रहे हैं अभी यहाँ पर, तो इसको लेकर मुद्दा यहाँ पर यह है कि लिबरल हो गई है थोड़ी से आरबीआई भी, और यहाँ पर कह सकते हैं सरकार भी। और यहाँ पर कुछ आप लोगों के सामने ऐसी गाइडलाइन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए और दूसरों को भी आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू की इंस्ट्रक्शन की ऑल इट्स ब्रांचेज, मतलब एक तरीके से रिगार्डिंग द एक्सचेंज ऑफ 2000 नोट्स, यहाँ पे क्या क्या बातें हैं यहाँ पर कि कोई जो स्लिप भरनी होती है ना, जैसे आप लोग जाते हैं बैंक में नॉर्मली, तो यहाँ पर बोला गया कि कोई स्लिप नहीं भरनी है अगर 20,000 तक के आप लोग वन टाइम में एक्सचेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से, वरना बहुत सारे लोग जो लाइन में लगे हुए, पता चला वहाँ स्लिप भरने में दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है। जाओ फटाफट चेंज करके आ जाओ यहाँ पर, बस ये चेक कर ले जो बैंक है कि नकली तो नहीं पकड़ा रहा कोई लाके। मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम हो गया, पहले सोने की करेंसी निकाली और फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं तो लोगों ने सोने की करेंसी चेंज कर दी दूसरी करेंसी से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। बोला गया कि नो आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसको भी बात, उसके ऊपर काफ़ी हाहुल्ला हो रहा था कि आइडेंटिटी प्रूफ होगा उसी का एक्सचेंज होगा। 2000 के नोट चाहिए उनको वापस ले लो और क्या करना है तुमको, ठीक है। तो वही बात चल रही थी कि यहाँ पर कि कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होगा। पता घर में पता चला किसी कोई औरत ने रख रखे हैं बेचारी ने, ठीक है, कोई बुजुर्ग इंसान है, अब वो आइडेंटिटी प्रूफ लेके वो लाइन में लगेंगे जाके, उनके घर में कोई अगर है नहीं। तो इसके बारे में बात की गई। आरबीआई ने अनाउंस किया कि मई 19 अनाउंस किया गया विड्रॉ करने के लिए 2000 की करेंसी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हुई ना जो मुझे देखने को मिला यहाँ पर, तो जिससे टाइम दिया गया यहाँ पर 3 सितंबर, ठीक है। तो ये एक तरीके से कई सारी हफरा थफरी लोगों के अंदर मची, उनको कलियों को तो लगने लगा फिर से नोटबंदी होगी और 2000 के नोट जो है बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, दुनिया भर के तो मुझे आ चुके हैं, लोग जो है उस पर इंस्टाग्राम पे सेंड कर रहे हैं, कोई कहीं लगा हुआ है, कई सारी वीडियोस आ रखी हैं जो अपनी जीमेल आईडी उसके ऊपर। मैंने कहा ये देखो क्या चल रहा है। तो ये सिचुएशन बन गई है देश के अंदर में, तो सरकार को भी समझ में आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ये अवेलेबल जो बोल दिया था, फैसिलिटी ऑफ जो एक्सचेंज विल बी अवेलेबल फ्रॉम 23 मई, अभी अवेलेबल भी नहीं हुई है, ठीक है। और लोग जो है संडे में भी बैंक के सामने जाकर खड़े हुए थे यहाँ पर। ये कई सारे लोग मैंने भी देखा, मेरे जो मोहल्ले में जो ब्रांच है वहाँ पर बहुत सारे लोग मतलब संडे में खड़े हुए थे जाके। मैंने कहा बैंक तो यार बंद, फिर मुझे मिला बैंक तो यार बंद रहता है, फिर मुझे लगा अच्छा 2000 वाला ही चक्कर चल रहा है
पर संडे था फिर भी, तो देखने को मिला मतलब भीड़ लगाए खड़े हैं, तो लोगों के अंदर में थोड़ा सा ना चीज़ों को लेके लोग पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इस पैनिक से एक बात और याद आ गई मुझे, आप लोगों को पता है जो एपीएफसी का जब डेट आनी थी, नॉर्मली हमारे पास में कई सारी डेट थी उस टाइम पर, ठीक है। सब बोले थे कि जो सबसे लास्ट सबसे लेटेस्ट जो डेट होगी जब एपीएफसी का पेपर होगा, मतलब ईपीएफओ वाला, वो 2 जुलाई होगा। यूपीएससी ने ऐसी हरकतें नॉर्मली करती नहीं है, पर लेकिन पहली बार यूपीएससी ने ऐसी हरकतें करी कि उसने क्या किया कि 2 जुलाई को ही पेपर रख दिया, वरना सोच रहे थे या तो सितंबर में होगा या फिर अक्टूबर में होगा, तो थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको लेकर जो एक पूरा एक प्लान बना रखा था, वो प्लान थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से था। मैंने कहा चलो आराम आराम से तसल्ली में सारी चीज़ें कवर कराएंगे। अभी कंडीशन क्या हो गई है, अभी कंडीशन यहाँ पर ये होगी कि 2 जुलाई को पेपर आ गया, अब सारे सिलेबस कवर कराना है। तो पहले जो 4-4 क्लास चल रही थी वो 6-6 क्लास कर दी एप्लीकेशन के ऊपर। तो इस चीज़ को लेकर कई सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में एक दिन 7 क्लास हो जा रही है। तो यार देखो, अगर चाहता, जिस दिन उसकी डेट आई थी ना, मैं उसी दिन सारे टीचर्स को बोल के मैं कहता फटाफट अपने सारे लेक्चर जो है वो उनको मतलब एक तरीके से ना, मतलब कि जो हो गया बस उनको खत्म करो और बोल दो कि बच्चों को पूरा हो गया, फटाफट बहलाकर फुसलाकर सब मैक्सिमम जहां पर भी कोर्स था सबने यही किया है, ठीक है। पर लेकिन मैंने क्या किया, मैंने लेक्चर कम नहीं किए, लेक्चर बढ़ा दिए और टीचर को ये बोला कि जिस तरीके से बोला था उसी तरीके से उसको कंप्लीट करना कोर्स को। आप लोग जाकर देखना, इतने तसल्ली में सब्जेक्ट करा रखे हैं ना आप लोगों को, उसमें कोई ये कह नहीं सकता है कि आप लोग कहीं भी उसमें मार खा सकते हो, और वो चल रहे हैं। और मैंने बोला है कि जून के फर्स्ट वीक तक जो मैक्सिमम सब्जेक्ट हैं आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पीछे आप लोग समझ सकते हैं कितनी हिम्मत लग रही है इस चीज़ के पीछे। और एक बच्चा कह रहा है कि मतलब ये बोले कि सर सब्जेक्ट मतलब एक तरीके से कम लेक्चर हो रहे हैं, सब्जेक्ट अच्छे से नहीं हो रहे, तो समझ में भी आता है, मतलब इसलिए रो रहा है, इसलिए रो रहे हैं बच्चे कई सारे आगे, कह रहे हैं कि सर इतना कौन पढ़ाता है, मतलब मेरा अपने क्या जा रहा है यार, खुद बताओ। मैं बोल दूँ टीचर को कि मैंने कहा छोड़ो यार, क्या कंप्लीट कराना है, हमारे थोड़ी ना गलती है, यूपीएससी ने खुद ही यहाँ पर ये ऐसी नोटंकी करी है। 2 जुलाई को पेपर आया, मैंने तसल्ली में सोचा था कि मैंने कहा एक एक सब्जेक्ट को इस तरीके से करा दूंगा कि सबका बेस क्लियर हो जाएगा, और उसी तरीके से करा रहे। तो बोला है मैंने कि जिस तारीख तक बोला है, तो यार देखो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो उसको निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर 1 जून तक मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। बच्चा कह रहा है पॉलिटी क्यों नहीं कर रहा, मैं पॉलिटी के भी लेक्चर लगा दूँ यार, पर दिक्कत वही हो रही है, वहाँ पर ऑलरेडी इतने लेक्चर चल रहे हैं। तो मैंने कहा पॉलिटी अगर मैं एक एक लेक्चर बाद में भी लेता रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको ज़्यादा लग रहा है पॉलिटी में दिक्कत हो रही है, तो मैक्सिमम पॉलिटी के लेक्चर ऑलरेडी पड़े भी हैं यूट्यूब पर, अगर आप लोगों को जल्दी भी करनी है। तो मेरा बेसिक पर्पज यार यहाँ पर यह है कि जो चीज़ें अच्छे से हो, जितनी भी हो कम से कम एटलीस्ट। तो इसलिए मैंने बोला कि 1 जून तक आपके जो सही सही सब्जेक्ट हैं, जैसे कि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लेज हो गया, अकाउंटिंग हो गया, सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया, मतलब जो ऐसे कि डिफरेंट है वो सारे मैक्सिमम आप लोग खत्म हो जाएंगे। पॉलिटी बचेगा, उसका एक एक लेक्चर में लाता रहूंगा, आराम से देखते रहना, उसको कंप्लीट कर लेंगे आराम से। पर छोड़ूंगा कुछ नहीं, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, एक भी चीज़ छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कवर करके जाएंगे, जितना बोला है उतना जरूर करके जाएंगे, ये बात आपको बोल रहा हूँ। तो जिनको यार थोड़ा सा लग रहा है ना वो चीज़, मतलब सोचो, प्रॉब्लम समझो यहाँ पर। वो टारगेट क्या था कि आराम से पेपर होगा, पर लेकिन डेट उन्होंने 2 जुलाई रख दी, तो उसमें आप गलती बताओ क्या है एक तरीके से, ठीक है। तो थोड़ी सी हिम्मत मारो यार आप लोग भी, और टाइम दिया भी जा रहा है इतना, वो भी इतनी तसल्ली में इतने सारे सब्जेक्ट को कवर करके, कहीं भी बता दो इतनी तसल्ली में कोई सब्जेक्ट कवर हुआ इतने डिटेल में, इतने अच्छे से। देखो आप लोग जाकर इतने कम टाइम में डेली 6-6 7-7 क्लास लगाना, वो भी सिस्टमेटिक वे में, आसान काम नहीं है मेरे लिए, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब सबको इस तरीके से मैनेज करके चलना। और प्रॉपर टेस्ट सीरीज, सारी की सारी फुल टेस्ट सीरीज लगवाई आप लोगों के लिए, एक भी टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं है जिसमें मैंने बोला कि चलो यार निपटा देते हैं कुछ कम क्वेश्चन देके, पूरी फुल टेस्ट सीरीज है सारी की सारी, किसी भी एक टेस्ट में आप लोग जाकर देख लो। तो ये चीज़ें टफ थी, आसान नहीं थी। और जिसको लग रहा है कि सर ये तो चीज़ें अभी कंप्लीट हो रही हैं, अभी आप लोगों को वो भी बोल दिया मैंने कि चलो कोर्स कंप्लीट हो रहा है, किसी को लग रहा है कि चलो यार मतलब एक तरीके से ना कम टाइम मिला है, अगर आप लोग चाहते हैं सेम, आप लोग अगर चाहते हैं सीडीएस में ऐड होना, तो वहां पर कंप्लीट ज्योग्राफी भी कंप्लीट होगी आप लोगों की, जो इसमें नहीं थी। इसी के साथ में आप लोगों की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होगी जो इसके सिलेबस में नहीं थी। उसमें ओनली आप लोगों को पूरा का पूरा पैसा उसमें ऐड हो जाएगा जो आप लोगों का एपीएफसी वाला था। अगर सीडीएस में ऐड करना है ओनली 1500 आप लोगों को वो करने हैं, पूरा 9 महीने का कोर्स आप लोगों को मिलेगा। जिसको इससे दिक्कत लग रही है, और जिसको इससे भी दिक्कत लग रही है वो यूपीएससी का ज्वाइन कर सकता है। सारी एपीएफसी की फीस उसमें इंक्लूड करा दी मैंने बोला कि यार छोड़ो, जिसको ये समझेंगे हमने एपीएफसी का बैच जो है वो फ्री में निकला, तो जिसने ज्वाइन कर लिया एपीएफसी वाला बैच, ईपीएफओ वाला बैच, उसकी एक भी पैसा, उसका सारा का सारा पैसा जो है वो उसमें ट्रांसफर करा दिया यूपीएससी वाले बैच में। ये सारी चीज़ें सोच समझ के कर रहा हूँ यार, बहुत ज़्यादा है, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ें कम से कम उसको ऐसे मत बोलो यार, मतलब समझने की कोशिश करो उस चीज़ को, मतलब समझ लो कि मैंने कहा चलो ठीक है पूरा का पूरा कोर्स फ्री कर दो, जो यूपीएससी का ज्वाइन करना चाह रहा है उसके पीछे रीज़न था, मैंने कहा कि कम से कम जो ढंग से तैयारी करना चाह रहा है उसको सारी चीज़ें मिल जाए अब, ठीक है। तो ये आप लोग मतलब उसमें तो पॉजिटिव कमेंट करो यार, उन चीज़ों को अप्रिशिएट करने से तो गए, उसमें ये कह रहे हो मतलब अच्छी बात नहीं होती यार ये, ठीक है। चलिए ठीक है, जो भी है, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो बताया करो, हेल्प चैट पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग जाकर, अगर बात करनी हो तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर भी मिल जाएगा, आप लोग जो
बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है। वैसे बता दिया मैंने, ज़्यादा परेशान मत होना। मैक्सिमम आप लोगों का 1 जून तक जो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इक्का दुक्का थोड़ा बहुत बचेगा, जैसे पॉलिटी उसको आराम से पढ़ते रहेंगे, और बाकी इसके बाद में कोर्स कंप्लीट होती है, फिर प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की। प्रैक्टिस चलेगी, जिसको नहीं करनी होगी वो एक अलग बात है, पर प्रैक्टिस के लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएंगे फिर, जो भी आप लोगों के जो भी पेपर के हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रही। बोला था मैंने बहुत तसल्ली में प्लान बनाया था इस कोर्स को ना एक इस तरीके से खत्म करने का प्लान था। यूपीएससी ने धोखा दे दिया बस, ठीक है। नॉर्मल यूपीएससी करता नहीं है, पर इस पेपर के साथ में उसने बहुत ही गंदी हरकतें की है। आप लोग देखना सीडीएस और यूपीएससी वाला जो कोर्स है ना, उसमें देखना और कहीं उंगली रख के दिखाना मुझे, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सीडीएस की कुछ क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और ये क्लास जो सीडीएस की है ये आज से स्टार्ट हो रही है, जैसा मैंने बताया था। पर याद रखना, ये जो अभी पेपर आने वाला ना, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि 9 महीने के लिए लेकर चल रहा हूँ मैं इसको कोर्स को, क्योंकि मैं चाहता तो 3 महीने में फिर वही नौटंकी होती जो अभी एपीएफसी वाले में हुई है, तो 9 महीने के लिए लेकर चला जा रहा है इसको। तो यार ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें होती है, सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी, ठीक है। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, 2 जुलाई में बताओ क्या कर लेता अब सारी चीज़ें खत्म, पर फिर भी की मैंने कहा कि सर सारे टीचर को लगा के मैंने कहा करते हैं यार, अच्छे से करते हैं, जैसे प्लान किया था ऐसे ही। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए जो भी है, बाकी यहाँ से आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और अपने जो बेसिकली करेंसी उसको आराम से चेंज करिए, टेंशन नहीं लेने का ज़्यादा है, ठीक है ना।